फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन भरा बाजार है, पर एक्शन आपको इंडेक्स पर बिल्कुल नहीं दिखेगा। अगर आप इंडेक्स को पूरे दिन देखेंगे तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिखा है। ना ही निफ्टी में कोई बड़ा एक्शन आया है और ना ही बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट जो मॉर्निंग में एक बार डेज लो बना था, उसके बाद हल्की सी गिरावट आई, उसी रेंज में बाजार है। तो डेज लो और डेज हाई दोनों की रेंज में बाजार अटका हुआ है। कोई ज्यादा बड़ी मूव वहां पर नहीं आ रही है। एक सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिख रहा है। और सेम स्टोरी आपको बैंक निफ्टी में भी बनती हुई दिखेगी। पर अगर आप स्टॉक्स की तरफ नजर डालेंगे तो वहां पर बड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है और वहीं पर आज के बाजार का एक्शन आपको दिखेगा। तो आइए करते हैं इस एक्शन की शुरुआत। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय की सबसे बड़ी बातें कौन सी हैं। उतार चढ़ाव वाला ट्रेड 270, 17,270 यहां पर आपको निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखेगा 40-50 पॉइंट्स ऊपर। पर ऊपरी स्तरों से आपने बैंक निफ्टी में फिलहाल गिरावट आती हुई देखिए। 35,650 के लेवल पर बैंक निफ्टी आ रहा है, लगभग 75 अंक नीचे। कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है। फार्मा, ऑटो और रियल एस्टेट, यहां पर अगर आप देखेंगे तो अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट यहीं से जोरदार एक्शन आते हुए दिखा है। ऑटोज में तो बात भी ये निकल कर आ रही है कि मार्च महीने के जो ऑटो सेल्स के आंकड़े होंगे वो काफी दमदार रह सकते हैं। मेटल्स आज मुनाफा वसूली देखते हुए दिख रहे हैं। पीएसयू बैंक से भी सहारा नहीं है और एफएमसीजी शेयरों पर भी दबाव आते हुए दिख रहा है। पर एक बात है, ग्लोबल मार्केट्स कल भी अच्छे संकेत दे रहे थे, आज भी अच्छे संकेत दे रहे हैं। 100 पॉइंट्स ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है और यूरोप के बाजारों में भी 1.5% तक की तेजी बनी हुई है। कच्चा तेल भी फिसला है। तो ग्लोबल सहारा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। पर आइए जानते हैं कि बाजार पर आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए और आने वाला 1.5 घंटा कैसे रह सकता है। अनिल जी भी हमारे साथ हैं तैयार। सर गुड आफ्टरनून। बहुत ही सीमित दायरे में रेंज में कारोबार हो रहा है। ऊपर जाते हैं मुनाफा वसूली, नीचे आते हैं थोड़ी खरीदारी, पर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। आप कैसे देख रहे हैं आज का? सही है, मार्केटिंग ठीक है, ऐसे ही चाहिए। बहुत तेजी से घटे ना, बहुत तेजी से बढ़े ना। दोनों तरफ के ट्रेडर्स का कन्विक्शन टेस्ट करें और जिनका कन्विक्शन नहीं है उन्हें भी टेस्ट करें। ऐसे ही मार्केट चाहिए जहां पर नीचे में आप खरीदने की हिम्मत रखें, ऊपर में आपको लालच ना आए, प्रॉफिट बुकिंग करने की विपरीत धारणा ले सके। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है दीप। आज की जो हमारी बैंक निफ्टी की पहले बात करते हैं, आपके सामने 35,666 है। 35,325, 35,525 आज का सपोर्ट जोन था, बराबर है। लो देखिए आज का 35,506 एग्जैक्टली पहले सपोर्ट जोन से घुमा। एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट जोन आज निफ्टी का जो था खुलने के बाद 225, 250 बराबर है। 17,225, 17,250 में लेना है। आज का लो देख लीजिए 17,235। तो अब इससे ज्यादा मार्केट क्या करेगा? आपको पहले सपोर्ट पर रुक रहा है। अब अगर हम ये चाहें कि बिल्कुल नीचे आए ना, ऊपर ही ऊपर जाए, ऐसा तो संभव है नहीं इस तरह के बाजार में। वैसा भी मार्केट हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम, आजकल नहीं है। तो आजकल तो दोनों तरह का मार्केट है और दोनों तरह के मार्केट में सबसे बड़ी चीज आपको जो देखनी होती है वो ये कि अगर मार्केट मजबूत है तो पहले सपोर्ट पर रुक जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर मार्केट कमजोर है तो पहली रुकावट रेजिस्टेंस पे रुक जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। गिरते हुए बाजार में, है ना, जब रिकवरी। सो आपका मार्केट मजबूत है, ये कॉन्फिडेंस रखिए। पहली चीज तो मेरा काम है आपको कॉन्फिडेंस देने का कि सुस्त है इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब है जी। हमेशा सुस्त होना खराब नहीं होता, क्योंकि आप पहले सपोर्ट से ही वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स ग्रीन में, एफआईएस के डेटा कंपैरेटिवली खराब नहीं है। कच्चा तेल कितना दिखाया? 108 है। कितना है कच्चा तेल भी दिखा? 110 के आसपास है कच्चा तेल। ओ थोड़ा ये कब बढ़ा? अब 114 हो गया। यहाँ थोड़ा नजर रखना पड़ेगा। ये फैक्टर थोड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये, बट अदरवाइज ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा तेजी भी नहीं दिखाएंगे। ऊपर में 300-350 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग है, नीचे में 200-250 की रेंज में खरीदारी आएगी। सो इसी रेंज में आपको ट्रेड करना है। सो आई थिंक 17,200-225 के आसपास आए वहाँ खरीदारी करनी है। 300-350 की रेंज में आए वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बैंक निफ्टी में 35,325, 35,525 खरीदारी की जगह है और ऊपर में 35,900, 35,950, 35,800 से ही गिन लीजिए। 35,800, 35,950 प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह है। सिंपल है, ये रेंज से ट्रेड करेंगे। रेंज बाउंड ट्रेड है, इसमें बदलाव होने के फिलहाल आसार अभी दिख नहीं रहे, लेकिन हाँ रेंज थोड़ी सी ऊपर की तरफ सरकी है, ये एक पॉजिटिव है बस। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए इस समय का पूरा एक्शन। थोड़ी रेंज ऊपर गई, अच्छी बात है। रेंज बाउंड बाजार है, बट वहां पर आपको मौके मिल रहे हैं। आइए जान लेते हैं खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ट्रिगर्स भी, और उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी आपके साथ और शेयर करेंगे हम। कुशल और वरुण दोनों हैं तैयार। कुशल गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स।
गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले ट्रिगर्स में आज शाम 4:30 बजे सेबी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है, तो यहाँ पर फोकस रखिए। साथ ही आपको वित्त मंत्री की रिप्लाई भी आती हुई नजर आएगी राज्यसभा में फाइनेंस बिल्स और अन्य सभी अमेंडमेंट्स को लेकर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। इनफैक्ट आईडीबीआई बैंक पर भी फोकस रखिए, करीब 8,000 करोड़ रुपए जुटाने पर यहाँ पर भी बोर्ड बैठक आज ही होने वाली है। एडलवाइज यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। कल के लिए काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, जिसमें हरिओम पाइप्स इसका आईपीओ खुलने वाला है। 5 अप्रैल तक ये आईपीओ खुला रहेगा। कुल छोटा आईपीओ इनफैक्ट 130 करोड़ रुपए का 144 से 153 रुपए प्राइस रखा गया है। उमा एक्सपोर्ट्स का आईपीओ जो है कल बंद होता हुआ दिखेगा। ये इनफैक्ट और भी छोटा है, करीब 60 करोड़ का। इनफैक्ट आप देखिए एक्स डेट यहाँ पर जो होती हुई दिखेगी वो है अंबुजा सीमेंट्स, एसबीआई कार्ड्स, क्रिसिल और धामपुर शुगर। इन्होंने अंतरिम या स्पेशल डिविडेंड का पहले ऐलान किया है। इनफैक्ट यूएस के चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े भी कल ही आते हुए नजर आएंगे। 31 मार्च यहाँ पर वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशंस इसका आईपीओ बंद होता हुआ दिखेगा। 200 करोड़ रुपए का ये कुल आईपीओ है। साथ ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च ही है। बाईबैक को लेकर गेल बोर्ड बैठक करता हुआ नजर आएगा थर्सडे को। इनफैक्ट जितने भी ये ड्रोन पीएलआई स्कीम वाली कंपनियां हैं, जिसमें बीएल, पारस डिफेंस, जेनटेक, यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 31 मार्च रखी गई है। गुजरात फ्लोरोकेम्स अंतरिम डिविडेंड इन्होंने ऐलान किया था, ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा और यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जो हैं वो आते हुए नजर आएंगे। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं अगले 3 दिनों के लिए। तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नजर। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे ज़्यादा तो आज रुचि सोया फोकस में था और जो एसएमएस की बातें चल रही थी उसके खिलाफ कंपनी ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है। धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के उल्लंघन के मामले में हरिद्वार में जो एफआईआर है उसको दर्ज किया गया है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है कि बैटरी सेल की लागत जो है उसमें करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह से कच्चे माल, लिथियम की बढ़ती कीमतें हैं, उसका असर देखने मिला है। साइंट लिमिटेड कनेक्टेड डिवाइस के लिए FOTA यानी कि फर्मवेयर ओवर द एयर सोल्यूशन जो है इस कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। OEMs के लिए जो सोल्यूशन है वो ये कंपनी विकसित कर रही है। एलिम्बिक फार्मा, ऑर्बिक्यूलर फार्मा में 40% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो ये कंपनी ने खरीद ली है। EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया माफ़ कीजिएगा, भारत ओमान रिफाइनरी से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। इलेक्ट्रोलाइजर आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। PNC इंफ्रा, इस कंपनी को 1575 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। गोल्डम इंटरनेशनल कंपनी को 60 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। डायमंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर मिले हैं। राइट्स लिमिटेड NRZ के साथ तकनीकी सहयोग जो है उसके लिए इस कंपनी ने करार किया है। इसके अलावा एम्बेसी रीट गोफिलिंग पार्क के साथ डेट फाइनेंसिंग का प्लान जो है उसको मंजूरी इस कंपनी को मिल चुकी है। ये खबरें हैं। द्वारिका शुगर 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया, अंतरिम डिविडेंड है ये। इसके अलावा ब्लॉक डील्स में मदरसन सुमी जो है उसमें मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, याद रखिएगा, इसमें 1.51 करोड़ शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। MNM में 51.3 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। और हिमानी इंडस्ट्रीज, इसने IPO के लिए अर्जी दे दी है। करीब 200 करोड़ के आसपास एक कंपनी जो है उसमें जुटाने वाली है पूरे IPO से। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम खबरों वाले शेयर इस वक्त के। लेकिन खबरें ढेर सारी आती दिख रही है और एक स्टॉक जो काफ़ी सुर्खियों में रुचि सोया, उस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। जल्दी से वरुण से पूरी डिटेल्स देंगे। उससे पहले जल्दी से पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वर्णन। जी वागले साहब बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मेरे रडार पर आया है DLF, जिसने 370 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, अभी 373 है। मुझे लगता है ये 385, 388 तक जाने के लिए तैयार है। 1 से 2 दिन का टाइम फ्रेम है। शायद कल ही आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। आपका 368 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो 4.5-5 रुपए की रिस्क होगी। यहाँ पर बाय करें, 1-1.5 रुपए नीचे आता है ऐड करें। और 385 to 388 के टारगेट्स 1 से 2 दिनों के टाइम फ्रेम से। 385, 388 ये हैं वो 2 टारगेट जिसके लिए तैयार है DLF तेज दौड़ लगाने के लिए। हमने भी रिकमेंड किया था पिछले हफ्ते शायद, लेकिन 357 का जो स्टॉप लॉस था वो एक बार ट्रिगर हुआ दी। लेकिन जिन्होंने पोजिशनली रखा है, पोजिशनली मुझे याद है 340 का स्टॉप लॉस दिया था कि जिनको 75 रुपए की तेजी के लिए रखना है वो 340 का स्टॉप लॉस हो गया। डे ट्रेडर्स या 1-2 दिन के ट्रेडर्स के लिए 357 का स्टॉप लॉस था, वो तो शायद ट्रिगर हुआ। बट अगर आपका पोजिशनली है तो डेफिनेटली होल्ड करिए। DLF बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ साफ नजर आएगा आपको। सुमित तैयार है सुपर हिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी।
अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, साइडवेज और सुस्त मार्केट के अंदर कैश वाले स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है और मेरे को लग रहा है आने वाला एक महीना कैश वाले स्टॉक्स के अंदर अच्छा मूव दिखाएगा। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 161, 162। स्टॉक का नाम है वेलस्पन कॉर्प के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक करीब करीब एक महीने के साइडवेज मूव के बाद अब तेजी का मूव दिखाने का शुरुआत कर रहा है और ये यहां से 170 रुपए से लेके 175 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। नीचे के अंदर 153, 155 का सपोर्ट है, तो 153 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 170 से 175 के टारगेट्स के लिए वेलकॉर्प। ओके, वेल्सपन कॉर्पोरेशन वेलकॉप ये करें खरीदारी, ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त सुमित जी की तरफ से 153 स्टॉप लॉस का लेवल है, 170, 175। आज ऐसा लग रहा है दीप की जिस हिसाब से आ रही है ना, लगता है कि कैश कॉल्स ना सप्लीमेंट्री कॉपी लेनी पड़ेगी। अच्छा। पेज पूरा भरने की तैयारी में। अच्छा, इस बीच रुचि सोया को लेकर एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, बिग ब्रेकिंग, जरा एक बार देख लीजिए। आज सुबह सुबह जो आपको बीएससी पर डेटा दिखे और उसकी वजह से काफ़ी हड़कंप मचा, काफ़ी लोगों ने गलत रिपोर्टिंग भी की कि शायद रुचि सोया के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में से भारी भरकम एप्लीकेशन विड्रॉल हुई है। पूरा मामला क्या है वो भी हमें वरुण अभी बताने वाले हैं, जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में, जो बताएंगे कि रुचि सोया के एफपीओ को बंद होने से लेकर किस तरह के क्या क्या डेवलपमेंट हुए। लेकिन अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा है वो आया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। बिग ब्रेकिंग में ये देख लीजिए कि जो कुछ भी जो डेटा पहले आपको नजर आया था बीएससी पर, वो सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो बिड्स आई थी उनका था। आमतौर पर जो डेटा आप देखते हैं दोनों एक्सचेंजेस का, बीएससी और एनएससी का कंबाइंड डेटा होता है। तो कंबाइंड डेटा नहीं था, वो डेटा कम था, तो कुछ उत्साही लोगों ने कूद कर जल्दी से रिपोर्ट कर दिया, हो भारी भरकम विड्रॉल हो गया, इशू फेल हो गया, ये हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रक्रिया और सिस्टम में बदलाव की वजह से आया था। बीएससी ने अभी अपना एक प्रेस रिलीज भेजा है। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि ऐसे मौके जनरली आते नहीं कि 2 दिन के लिए एक्सटेंड करके एप्लीकेशन विड्रॉल करने का आदेश से भी दे। वो आदेश चूंकि दिया था तो उनकी जो बिड्स वापस उनको लेनी थी वो बीएससी से, बीएससी की बिड्स ही ली जा सकती है जिन्होंने बीएससी पे किए, तो उन्होंने डेटा सिर्फ बीएससी का डाला हुआ था, जबकि आमतौर पर लोग जो देखते हैं वो दोनों डेटा देखते हैं। तो हुआ ये कि डेटा सिर्फ बीएससी के दिख रहे थे, तो लगा कि अचानक से एप्लीकेशन विड्रॉल हो गई है क्या। फिर पता चला ये तो गड़बड़ है, दोनों को डेटा कंबाइन डाल दिया। मुश्किल से 10-15 हज़ार शेयर की भी एप्लीकेशन मतलब अगर आप पूरा साइज देखेंगे तो डेसिमल में भी नहीं है। हाँ, परसेंटेज में कहीं दूर तक नहीं आएगा, और ये तकनीकी खामी की वजह से हुआ था। तो पहले वरुण हमारे साथ तैयार है पूरी डिटेल्स बताने के लिए। वरुण, बड़ा सुर्खियों में रुचि सोया एकदम है। अरे अनिल जी, बड़ा सुर्खियों में, खबर पे खबर अनिल जी। और मैं सही बताऊं, अगर ये रिलीज नहीं भी आती ना तो एक लॉजिकल चीज थी, अगर उसको देख लेते ना तो लोगों को समझ में आता कि विड्रॉवल नहीं हुआ है। कैसे? स्टॉक सुबह से 8% ऊपर है, अगर विड्रॉवल होता तो ये 8% नीचे होता। 8% ऊपर नहीं होता। सिंपल लॉजिक है कि कल तक एफपीओ था तो लोगों को एफपीओ में स्टॉक मिल रहे थे तो वहां से लोगों ने खरीदा, आज नहीं मिले इसके लिए मार्केट में जाके खरीद रहे हैं, इसके लिए स्टॉक ऊपर है। तो एक सिंपल लॉजिक भी अगर लोग लगा लेते तो उनको ये समझ में आ जाता कि विड्रॉवल नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग की कि हाँ भाई भारी भरकम विड्रॉवल हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इसके ऊपर बीएससी ने अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दी कि क्योंकि एक प्रोसेस में चेंज हुआ था, उसके चलते कहीं ना कहीं ये जो टेक्निकल ग्लिच था उसके कारण आपने देखा कि करीब 2.4% या 2 टाइम्स के आसपास पहुंच गई थी बिड। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी अगर आप जाके बीएससी में देखेंगे तो 3.6 टाइम्स के आसपास बिड मिली है। करीब 17.56 करोड़ शेयर्स के आसपास की बिड जो है वो रुचि सोया में मिली है। करीब 4.89 करोड़ की शेयर्स की बिडिंग होने वाली थी, उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे 3.6 टाइम्स के आसपास हुई है। अब हुआ ये था कि कल शाम को सेबी ने एक सर्कुलर निकाला कि क्योंकि हो सकता है कि ऐसे कुछ खबरें चली कि कुछ लोगों के पास मैसेजेस गए थे कि रुचि सोया में आप इन्वेस्ट कीजिएगा, अच्छा पैसा मिलेगा, और उसके चलते सेबी ने ये एक नियम निकाला कि 2 दिन का आपको समय दिया जाएगा, अगर आप चाहें तो अपने जो बिड्स है उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे ही मैनेजमेंट के पास एक खबर पहुंची कि अब सेबी ने इस तरह का 2 दिन का टाइम फ्रेम दिया है, तो मैनेजमेंट भी जल्द से जल्द मैनेजमेंट जो है वो एक्टिव हुआ और इन्होंने भी जाके सीधे हरिद्वार में जो है एफआईआर दर्ज करा दी कि धोखाधड़ी और आईटी एक्ट का जो है वो उल्लंघन हुआ है। और मैनेजमेंट ने भी साफ कहा कि हमारी तरफ से या फिर हमारे किसी भी डायरेक्टर के तरफ से किसी को भी ऐसा कोई भी मैसेज नहीं भेजा गया है कि आप रुचि सोया के एफपीओ में जाके पैसा लगाइए। नो डाउट अनिल जी, मच वेटेड एफपीओ था, लोग कब से इंतजार कर रहे थे। और इसके लिए आपने देखा कि जैसे ही ये एफपीओ खुला
वैसे ही इसको जोरदार रिस्पांस मिला और किसी को विड्रॉ करना होता ना अनिल जी, अब तक विड्रॉ करके निकल गया होता। आमतौर पर है ना ये चीज देखी गई कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को बहुत रिस्पांस नहीं मिलता, कई गुना नहीं पड़ता, क्योंकि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ऑलरेडी लिस्टेड है, ऑलरेडी इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन रुचि सोया के मामले में एक तरह से आईपीओ ही है, क्योंकि लगभग पूरी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास ही 99%, तो इसे पब्लिक इश्यू के तौर पर, और चूंकि डिस्काउंट भारी भरकम दिया था, मार्केट प्राइस से 200 सवा 200 रुपए नीचे था, और शायद इसीलिए इतना रेस्पॉन्स भी आया। अब इंटरेस्टिंग ये था कि कल जिस तरह से सेबी ने 2 दिनों तक की और मोहलत दी, और सेबी की जगह सही है कि अगर उन्हें किसी तरह की कोई कंप्लेन आ रही है, एसएमएस आ रहे हैं, वो सही गलत है, वो तो कंपनी ने तुरंत ही अपनी तरफ से एफआईआर करवा दी कि भाई क्या है क्या नहीं, तो इसकी जांच हो जाए। लेकिन सेबी अपनी जगह ठीक है कि भाई अगर ऐसा आया तो इन्वेस्टर्स को ऑप्शन है, इसको निकाले, नहीं निकाले। तो इन्वेस्टर्स ने अपना डिसीजन दिखाया कि शायद वो नहीं निकालना चाहते हैं। कंपनी ने भी कहा कि चलिए अच्छी बात है, अगर हमारी कंपनी को लेकर कोई खराब बातें फैल रही है, गलत बातें फैल रही है, अनधिकृत एसएमएस हमारे नाम पे कोई भेज रहा है, तो उसकी जांच हो जाए। लेकिन इस बीच में ये लगा कि ये चलो ठीक है, ये एक नया निकल कर आया। अचानक से सुबह फिर सब लोग नेचुरली नजर तो ये स्वामी रामदेव का एफपीओ हो और चर्चा का विषय न बने, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। सो जब ये चर्चा का विषय बना तो अचानक से ये लगा कि भारी भरकम विड्रॉल हुआ। हमने भी कोशिश की जानने की, देखने की, अरे इतना विड्रॉल। फिर पता चला जब हमने हमारी तरफ से तहकीकात की, जब तक हमने आपके सामने ये पूरी रिपोर्ट लेकर आए, तब तक तो चलिए बीएसई की तरफ से प्रेस रिलीज ही आ चुका है। तो पूरी तरह से बीएसई की तरफ से क्लियर कट ये लिख कर आया है कि तकनीकी खराबी की वजह से खाली बीएसई के डेटा दिख रहे थे, कंबाइंड डेटा नहीं दिख रहे थे। कंबाइंड डेटा आपकी स्क्रीन पर अभी भी आ रहे हैं, वही डेटा है जो उस समय के थे, जो बंद हुए। हार्डली कोई 5-10-15 हज़ार शेयरों का भी फर्क नहीं है जो विड्रॉल हुआ है। सो इसलिए अगर आपने रुचि सोया के एफपीओ में पैसा लगाया, उस वजह से निश्चिंत रह सकते हैं कि कहीं भारी भरकम विड्रॉल हुआ है। बाकी आपकी मर्जी है, आज और कल 2 दिन सेबी ने आपको सोचने के लिए दिया है। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं प्रभावित किया गया और उसकी वजह से आपको एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है, तो आपके पास समय है और आपने सोच समझकर अपने मन से पैसा लगाया, तो आपकी जिम्मेदारी है ही, उसमें कोई सवाल ही नहीं। तो ये बड़ा डेवलपमेंट रुचि सोया पर होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक 13% और आई थिंक इस क्लैरिफिकेशन से और जो हम बता रहे हैं वहां से आप थोड़ा और इसमें एक्सपेक्ट करें, क्योंकि वही है जो लोगों में अननेसेसरी पैनिक या एक डर फैल जाता है कि क्या हुआ। चलिए अगर आपके पास शेयर है और आपको ये लगे कि एफपीओ में शेयर सारे निकल गए, तो हर कोई भी सोचेगा कि अरे डर तो लगेगा। और जब ये कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ भी नहीं, 10,000 शेयर, 5,000 शेयर, 15,000 शेयर क्या होते हैं, नथिंग, तो उस हिसाब से फिर लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आता दिख रहा है। तो 12-13% आपको रुचि सोया इसी वजह से ऊपर दिखा। वाह, रुचि सोया की कहानी गजब है। आइए बढ़ते आगे, और ये सारा का सारा एक्शन तो आप अपना डिसीजन जब भी लें सोच समझकर उस हिसाब से आपको लेना चाहिए। कुणाल जी और राकेश जी तैयार है एक स्पेशल पिक के साथ। अच्छा, चार्ट कॉर्नर तो आए ही नहीं, सीधा स्पेशल पिक बिगुल। बताएं सर। अनिल जी देखिए, आज सवेरे अडानी एंटरप्राइजेस की चर्चा मैंने की थी और अडानी पोर्ट की चर्चा राकेश जी ने की थी। अनिल जी, अडानी एंटरप्राइजेस के बाद अब अडानी पोर्ट पर हमारी खरीदारी की राय है। यह है हमारा स्पेशल पिक। इस स्टॉक में कई महीनों का कंसोलिडेशन अब पूरा होता हुआ दिख रहा है, एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो अडानी पोर्ट्स को इन स्तरों पर बाय करना है। ओवर टू राकेश जी। देखिए अनिल जी, पहले तो अडानी पोर्ट मेरा कल पिक ऑफ द वीक भी था, और इसमें अगर बड़े चार्ट पर देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर एक बॉक्स पैटर्न फॉर्मेशन इस दिन मेकिंग है, तो काफी बुलिश पैटर्न है। एक तो टेक्निकल रीजन बॉक्स पैटर्न हुआ, फंडामेंटली देखें तो रिटेल शेयर होल्डिंग 3% की आती है और ये स्टॉक ब्लास्ट करेगा। यहाँ पर जो ट्रेडिंग के नजरिए से टारगेट है वो टारगेट है 780 पहला, 789 दूसरा, 753 का स्टॉप लॉस। बेहतर होगा इसको बाय एंड होल्ड करें, इस तरह पर करेक्शन पर बाय एंड होल्ड करें। जब भी बॉक्स पैटर्न बनता है तो 18 से 25% का अपमूव देखने को मिलता है। तो अडानी पोर्ट है हमारा स्पेशल पिक वाला स्टॉक। दूसरा अनिल जी एक अपडेट है, अभी हमने एक दिन मैंने और कुणाल जी ने वीटो यूज करके वो 10 की कमाई का बिल्कुल दोपहर को बजवाया था अनिल जी। जीएसएफसी के लिए 143 का प्राइस था, तो 166 का अनिल जी दाम जीएसएफसी का है, तो वो कॉल रॉक कर रही है। तो ये अनिल जी एक जीएसएफसी पे अपडेट था और अडानी पोर्ट हमारा स्पेशल पिक वाला स्टॉक पिक है। अच्छा, तो ये अडानी पोर्ट भी जीएसएफसी जैसा ही कॉन्फिडेंस है, इसके साथ में आपने जोड़ा इसलिए? नहीं अनिल जी, देखिए ये तो अपडेट दिया अनिल जी, लोग भूल जाते हैं अनिल जी, आपसे ही सीखा अनिल जी, जब गलत निकलते हैं तो सारी जो
फौज अनिल जी टेररिस्ट की, उनको याद रहता है। तो अनिल जी जहाँ ठीक निकलते हैं बड़े पैमाने पर, वो अनिल जी याद कराना पड़ता है। तो यहाँ पर तो क्या है कि अदानी पोर्ट पे तो अनिल जी काफी बेहतरीन पैटर्न है, अगर किसी में दम है तो बाय एंड होल्ड करे, काफी बढ़िया ब्लास्ट करेगा ये। 18 से 25% 43 पे था, वो सेम 760 765 के अराउंड अदानी पोर्ट है अनिल जी। 18 से 25% की अपसाइड कुणाल जी, 18 से 25% अदानी पोर्ट बढ़ेगा तो निफ्टी क्या हो जाएगा? अनिल जी निफ्टी का क्या होगा ये नहीं पता है अनिल जी, निफ्टी आपका डिपार्टमेंट है। हाँ ओके, लेकिन अदानी बहुत अनिल जी हमारे तो ये छोटे मोटे शेयर्स हैं अनिल जी। अरे भाई साहब 18 से 25% का अपसाइड, माय गॉड, इतना बड़ा, कुछ तो बड़ा हो रहा है। वागले साहब ने भी सुबह रिकमेंड किया अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, सारे पिछले 2 दिनों से लगता है इस ग्रुप के सारे स्टॉक्स में कुछ बड़ा होने की तैयारी में है। आइए, और कुछ बड़ा करने की तैयारी में विश्वेश जी भी हैं, नितिन जी भी हैं। पहले विश्वेश जी के लिए बिल्कुल विश्वेश का विशेष। बताएं सर। देखिए अनिल जी, मार्केट तो मोर और लेस साइडवेज है, लेकिन मुझे लग रहा है जिस हिसाब से निफ्टी में डेटा शेप अप हुआ, मुझे लगता है यहाँ से निफ्टी ऊपर की ओर ही जाना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक बुलिश रहना चाहिए। तो मेरी ओर से जो स्टॉक है वो है सन फार्मा, और सन फार्मा का अप्रैल का फ्यूचर खरीदना है जो अभी 918 919 के पास चल रहा है। अनिल जी देखिए, ये स्टॉक 900 के ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी आप डेटा अगर देखोगे तो 900 के कॉल में अभी भी 23 लाख शेयर शॉर्ट है, थर्सडे को एक्सपायरी है, और कहीं ना कहीं आज के दिन में 900 और 910 के पुट में जो राइटिंग हुई है, दैट इज इंडिकेटिंग कि 900 कॉल राइटर विल हैव टू अनवाइंड द पोजीशन वेरी क्विकली। अब एक्सपायरी को 2 दिन बाकी है, तो मुझे लगता है सन फार्मा में बहुत ह्यूज शॉर्ट्स है, स्टॉक नीचे नहीं गया है, और वही जो शॉर्ट राइटर्स है, कॉल राइटर्स है, वो पुट राइट कर रहे हैं। अब अगर कैश में बाइंग आएगी तो स्टॉक एटलीस्ट 940 तक जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सन फार्मा को बाय करना चाहिए अनिल जी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 905 का, 935 945 के टारगेट होंगे, लेकिन अप्रैल 1 का फ्यूचर खरीदना है। मुझे लगता है डेटाबेस शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। ओके, तो सन फार्मा में आप खरीदारी करके चलें, शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। आज स्पार्क पर भी सुबह बात हो रही थी और अब सन फार्मा पर आपके लिए खरीदारी की राय आ रही है। स्पार्क चोपड़ा साहब की पोजिशनल पिक भी थी। चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपरहिट के लिए। सुमित जी बताएं सर। दिपांशु, बाय का स्टॉक ही रडार पे आया है और बहुत पहले बहुत लोअर लेवल्स पे मैंने ये स्टॉक के लिए कहा था कि स्टॉक का नाम है जमना, अब ये सबको जमेगा। अब ये स्टॉक में वापस से एक करेक्शन के बाद ऊपर का मूव आ रहा है। मेरे को लग रहा है स्टॉक यहां से एक अच्छा मूव आने वाले दिनों में दिखाने वाला है। 100 रुपए के आसपास, 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करें। स्टॉक 200 डीएमए को टेस्ट करके अब ऊपर का मूव दिखाने का शुरुआत किया है। आने वाले दिनों में जमुना ऑटो के अंदर जो ऊपर में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो है ऊपर में 108 रुपए से लेके 112 रुपए तक के लेवल, जो कि शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। पोजिशनली इसके अंदर और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में लगाए 97 रुपए का, 97 के स्टॉप लॉस से जमुना ऑटो में खरीदारी करे 108 रुपए से 112 रुपए तक के शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट के लिए। एक चीज बताइए सुमित जी, जो आपका फॉर्मूला है जमना ये सबको जमेगा, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है जमना ना जमेगा, नहीं जमेगा, ऐसा भी तो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है अनिल जी। हाँ। लेकिन इसका चार्ट्स के ऊपर स्ट्रक्चर मेरे को पॉजिटिव लग रहा है, इसके लिए मैंने स्टॉक के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढी। अच्छा, नाम को भी पॉजिटिव वे में फ्रेम किया। अरे चार्ट पे अच्छा है तो जमेगा, और चार्ट पे अच्छा नहीं है तो जमना नहीं जमेगा। ओके, ये है फॉर्मूला चार्ट्स के लिहाज से सुमित जी का जमना ऑटो खरीदारी करने की राय। आइए, नितिन जी भी तैयार है, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। दिख रहा है और हम यहाँ पे 17,300 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 113 रुपए की ट्रेड हो रही है, और इसका स्टॉप लॉस बनेगा 85 रुपीज का, और टारगेट होने चाहिए 140 145। आज हो सकता है क्लोजिंग में हमें ये मिल जाए, तो 140-45 ऐसे टारगेट लगेगा। लग रहा है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ रोल ओवर, बट रोल ओवर्स लॉन्ग साइड है तो हम पॉजिटिव क्लोजिंग दे सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। ओके, तो कॉल ऑप्शन 17,300 निफ्टी की 113 के लेवल पर आपको मिलेगी, यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा एक्शन है और इंडेक्स पर भी पॉजिटिव। ये नितिन जी कल वाली है कॉल?
जी ये परसों एक्सपायरी है, परसों ये वाली, लेटेस्ट हाँ। एक्सपायरी वाली। तो जी, ये जी। बताओ नितिन जी, ये परसों एक्सपायरी वाले में इतनी प्रीमियम क्यों चल रही है भाई? देखिए वोलेटिलिटी विक्स इंडेक्स भी ज्यादा है। विक्स अगर आप देखेंगे तो अभी करीब करीब अभी आप देखेंगे तो 22-23 के आसपास विक्स है। कंपैरेटिवली प्रीमियम ज्यादा है, 21 के आसपास विक्स है। और प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो स्लाइटली ओवर प्राइस्ड है। ये राइट है कि प्रीमियम ज्यादा है, बट जो प्रीमियम है हमें उसी हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर आप हेज करके चलते हैं तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकती है कि हम 17,300 की कॉल ऑप्शन लेके 17,400 की कॉल ऑप्शन बेच दें, क्योंकि 17,400 की भी ओवर प्राइस्ड है। 17,400 की 63-64 में बिकती है, तो आपको एक सेफ्टी मिल जाएगी। आप 17,300 लेके 17,400 बेच सकते हैं, बुल कॉल स्प्रेड। इससे आपका जो प्रीमियम की ओवर प्राइसिंग है वो यहाँ पे निगेट हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटेजी भी बनाई जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस समय जहां तक बाजार की बात का सवाल है। एक्शन में है और यहां से मूव भी आपको आती हुई दिख रही है। निफ्टी पर 17,300 की कॉल खरीदनी है। इंडियन होटल्स पर एक अच्छा मूव आते हुए दिख रहा है, फ्रेश खरीदारी के संकेत है। विश्वेश जी जरा देखें इंडियन होटल्स के चार्ट को, क्या चल रहा है? कल भी थोड़ा एक्शन में था, आज पूरा दिन रेंज बाउंड रहने के बाद अब ब्रेकआउट आ रहा है। देख ही रहा था और मुझे लग रहा है ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। अगर 10 की कमाई का शो होता तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे 220 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। अपसाइड में 260 280 तक के लेवल एक्सपेक्टेड है, जिस हिसाब से स्टॉक हैज़ आउट परफॉर्म ओवरऑल मार्केट। और अब जब ये निकल रहा है, आई थिंक द स्टॉक इज हेडिंग मच हायर। ये अगली सीरीज़ में लॉन्ग करना चाहिए और मुझे लगता है 220 तक भी मिले, मतलब 220 इन परसेंटेज टर्म 10% होता है, तो वहाँ थोड़ा सा मार्केट की वजह से डिक्लाइन आता है तो खरीदना चाहिए। मुझे लगता है द स्टॉक विल टर्न आउट टू बी अ परफॉर्मर। ये उस तरह का सेटअप है जहाँ पे आप 1-2 लॉट खरीद के उसको 10-15 दिन होल्ड करते हो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड। मेरे हिसाब से लॉन्ग सेटअप होना चाहिए, लेकिन 220 आए तो भी खरीदने का कैपेसिटी रखना चाहिए, बिकॉज एक बार क्या होता है, ब्रेकआउट करने के बाद वो रेजिस्टेंस लेवल वापस टेस्ट होता है और वहाँ पे पैनिक नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट, कंटिन्यू टू होल्ड इट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है, होल्ड करें इंडियन होटल। तो सबको ही पसंद आ रहा है सबको इंडियन पसंद होटल। अभी 2 दिन पहले किसने दिया था? सिद्धार्थ जी ने भी, फंडामेंटली भी सबको पसंद है, बढ़िया है। कल के शो में 2 बार रिकमेंडेशन इस पर आ गई थी। ओके, अच्छा कल भी 2 बार। कल तो होटल स्टॉक सारे कल 5 होटल स्टॉक रिकमेंड बोले थे, इंडियन होटल, डेल्टा, करेक्ट जी। चलिए वागले साहब, इनफैक्ट उन्हें भी एक कॉल देनी है, चलते हैं उनके पास। वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, ये मेरा स्टॉक ऑफ द वीक था इंडियन होटल्स। आप जो डिस्कस कर रहे थे, मैंने ये तो अभी मैं विश्वेश जी ने जो कहा मैं उसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ और मैं एक लो स्टॉप लॉस दूंगा 232 के स्टॉप लॉस से। अगर आप एक लॉट बाय करते हैं एक अगले महीने का, तो मुझे तो 265 270 यहाँ से कम एक 35 रुपीज की अब मूव दिखती है। 10 से 12 से 15% की ट्रेडिंग मूव है जो बड़ी मूव है और ये अगले महीने का लेके होल्ड करना चाहिए। मेरा 270 तक का टारगेट है अगले महीने का। तो 270 का पोजिशनल टारगेट आ रहा है। 265 270 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें। इंडियन होटल्स बहुत ही बड़ा कन्विक्शन कॉल, वागले साहब का कन्विक्शन कॉल, विश्वेश जी का भी, और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी इस पर अपनी राय दे ही चुके हैं। तो QIP के बाद और अच्छे एक्शन में आ रहा है सर, जबरदस्त एक्शन में आता हुआ इंडियन होटल। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, एक बड़ी खबर लेकर। आइए जानते हैं तरुण से क्या है खबर। तरुण बताइए। बिल्कुल सर, जो खबर है वो फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए है और उनके लिए एक अच्छी खबर है कि जो देश है वो एक पोटाश की जो आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में करीबन 2400 करोड़ टन का पोटाश मिला है पोटाश। उसके लिए अब माइनिंग डिपार्टमेंट ने, माइनिंग मिनिस्ट्री ने एक ग्लोबल टेंडर मंगाया है कि किस तरीके से इसका खनन किया जा सकता है, क्या सबसे सस्ता ऑप्शन रहेगा खनन करने के लिए। उसके लिए ग्लोबल टेंडर माइनिंग डिपार्टमेंट ने इशू करे हैं और यदि ये जो इस की रिपोर्ट के बाद खनन स्टार्ट हो जाएगा और तो ये जो अवेलेबिलिटी है ये दुनिया में सबसे ज्यादा पोटाश की अवेलेबिलिटी है। ये कहा जा रहा है कि 5 गुना जितना अभी दुनिया में उपलब्ध है उसका 5 गुना पोटाश इन जिलों में, राजस्थान के इन जिलों में पाया जा रहा है। तो इसकी वजह से जो पोटाश अभी हम जो 100% इंपोर्ट करते हैं वो अब हम खुद
मतलब एक आने वाले समय में हम इसके एक्सपोर्टर बन जाएंगे। तो इसका सीधा फायदा जो है वो फर्टिलाइजर कंपनीज को मिलेगा, क्योंकि 60% जो रॉ मटेरियल रहता है फर्टिलाइजर कंपनी में वो पोटाश का रहता है, और अभी ये कंपनियां बाहर से इंपोर्ट करती हैं और आने वाले समय में वो यहाँ पे ही उनको सस्ते दर पे पोटाश की उपलब्धता हो जाएगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं कि आप राजस्थान में बड़ा पोटाश का भंडार मिला है, ऐसा? गंगानगर, बिल्कुल सर, हनुमानगढ़, ये नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर के पास से, नागौर से लेकर और पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये जो एरिया है, मतलब जो डिविजनल एरिया हेड जो है वो बीकानेर है। सबसे ज्यादा जो पोटाश की उपलब्धता है, जो क्योंकि जियो उन्होंने अपनी रिसर्च करी है, उस रिसर्च में ये सामने आ चुका है। बस अब ये देखना है कि उसको निकाला किस तरीके से जाए, क्या पद्धति यूज की जाए जिससे सस्ते दर में पोटाश को निकाला जाए, और उसके बाद जो खनन के लिए भी टेंडर इशू किए जाएंगे। तो अच्छा, एक चीज बताइए, पोटाश के भंडार मिलने से फायदा क्या होगा? सर, पोटाश जो है वो एक रॉ मटेरियल है जो ग्लास इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एक्सप्लोजिव जो इंडस्ट्रीज हैं उन सभी में ये यूज किया जाता है, और अभी हम उसको बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मतलब यूज अभी भी होता है देश के अंदर, लेकिन हम उनको बाहर से इंपोर्ट करके यूज करते हैं। लेकिन आने वाले समय में जब हमारे यहाँ पे उपलब्ध होगा तो हम सस्ती दरों में फर्टिलाइजर कंपनी या ग्लास कंपनीज इसको यूज कर पाएंगी, और साथ ही जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो भी इससे कम हो जाएगा। आइए, शरद अवस्थी साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे भी राय ली जाए फर्टिलाइजेशनों पर। आज सुबह आरसीएफ भी खरीदारी करने की राय हिमांशु जी देख रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशनों में जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। शरद जी, आपको कुछ पसंद है और कैसे देख रहे हैं इस खबर को आप? जी, खबर तो बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि इंपोर्टेड पोटैश में कॉस्टिंग वगैरह ज़्यादा पड़ती है। अगर डोमेस्टिक में इतना बड़ा रिसोर्स मिला है तो मेरे हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रेजुअली पोटैश के प्राइसेस में कमी भी आनी चाहिए। और जैसा कि सारी इंडस्ट्रीज़ में भी अभी रॉ मटेरियल प्राइस का प्रेशर है, तो ये काफ़ी सूदिंग चीज़ है, और इस स्पेस में कोरोमंडल इंटरनेशनल हमारी टॉप बेट है। इंटरनेशनल है बेहतरीन स्टॉक जिस पर आपको करना है फोकस करते हैं सेठी साहब पर। बिल्कुल, 2:30 बज गए सर, करते हैं स्वागत, मेरी बैंग ऑन टारगेट, परफेक्ट नोट्स देखो मेरी एकदम 2:30 बजे सेठी साहब की इंटरनल क्लॉक। हाँ, चलिए सेठी साहब के लिए बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जब भी सेठी साहब आते हैं ना तो उसके बाद मुझे स्ट्रेस शुरू हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि उसके बाद मेरी स्ट्रेटजी का टाइम होता है, तो मेरी स्ट्रेटजी का फाइनल टच हो गया हो पहले अगर बन गई हो तब तो अच्छा है, फिर मैं निश्चिंत होता हूँ, आराम से सेठी साहब से गपशप लगाता हूँ, और नहीं बनी होती तो मैं अच्छा बाकी है फिनिशिंग टच है, तो आज थोड़ा सा बाकी है, तो सेठी साहब हो सकता है ज्यादा आपसे बात ना करूँ, जल्दी से बताइए पहला स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, एक तो अभी फर्टिलाइजर स्टॉक की चर्चा हो रही थी, तो मैंने भी पिछले 3-4 दिनों से फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे नजर रही है। मैंने पंजाब केमिकल्स लास्ट वेडनेसडे को रिकमेंड किया, आज बहुत अच्छा किया स्टॉक ने, और उस दिन भी टारगेट अचीव होकर बहुत ऊपर गया था, और आज भी फिर संदीप ने भी शायद आज इसको रिकमेंड किया, उसके बाद इसमें बहुत बड़ी तेजी हो गई। फिर कल मैंने इंसेक्टिसाइड्स इंडिया को भी रिकमेंड किया, उसने भी अच्छा किया। बाकी अनिल जी, आज जो 2 स्टॉक में खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है, और ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अनिल जी, जो पहला स्टॉक है वो है मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज, MEDPLUS नाम से, मेड प्लस नाम से ये स्टॉक ट्रेड होता है। 1000 रुपए के अभी प्राइस चल रहा है इसका। अनिल जी, दिसंबर 2021 में आईपीओ आया था, आईपीओ का प्राइस था 796 रुपए, और आईपीओ को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था, करीबन 53 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। उसके बाद इस स्टॉक ने बहुत ही दमदार रिटर्न दिए, 1340-45 के हाइट करके फिर ये करेक्ट हुआ, और अभी ये 1000 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी फार्मेसी रिटेलर है, जो कि ऑनलाइन तो रिटेल करती है, इसके अलावा इनका एक फिजिकल स्टोर्स का भी बड़ा नेटवर्क है। अराउंड 2165 रिटेल स्टोर्स है अक्रॉस तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। तो इस तरह की जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हाईली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रॉफिटेबल मैनेजमेंट टीम है, और मैं इस कंपनी को लेके काफी ग्रोथ को लेके काफी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा करना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1040 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 990 रुपए का। ओके, 990 का स्टॉप लॉस, 1040 का टारगेट, मेड प्लस ये है 990 ना स्टॉप लॉस, 990 बस। हाँ बस छोटू सा। ओके, 1040 का टारगेट, मेड प्लस। दूसरा स्टॉक सेठी साहब कौन सा, कैश का है फ्यूचर्स का?
नहीं अनिल जी, जैसे मैंने कहा दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। ये अच्छा। जो कैश मार्केट का स्टॉक है ये भी एक फार्मा कंपनी है। कंपनी का नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक, जो कि अभी 133 रुपए के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये भारत की सबसे बड़ी एनिमल हेल्थ केयर वाली कंपनी है और दुनिया की टॉप 20 कंपनीज में से एक है। 100 से ज्यादा देशों में कंपनी का प्रेजेंस है और इस कंपनी में एक कॉन्फिडेंस इसलिए भी आता है कि ये आजकल कैरलाइल ग्रुप, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, वो इसको ओन करती है। अराउंड 53% स्टॉक इसमें जो स्टेक है वो कैरलाइल ग्रुप का है, जो कि एक बड़ा प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है। और कंपनी में बाकी और भी कुछ FIAs है, DIAs है, जिन्होंने मिलकर 6.42% स्टेक इसमें ओन किया है। ICICI लोम्बार्ड उसमें प्रोमिनेंट है। एक सॉलिड कंपनी है जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो अराउंड 18.22%, डेट इक्विटी रेशियो 0.27 का, और पिछले 3 साल का पैट का कैगर तो जबरदस्त रहा है 220% का। बाकी अनिल जी, इस कंपनी के साथ एक अच्छा एक पॉजिटिव इवेंट होने जा रहा है। 11 अप्रैल को इस कंपनी के CEO का पदभार संभालेंगे राजा राम नारायणन। ये जो शख्सियत है एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो कि पहले HUL में काम कर चुके हैं, फिर भारतीय एयरटेल में, और लास्ट जो इनका डेजिग्नेशन था वो सनोफी इंडिया के भारत के चेयरमैन थे। तो ये अब 11 अप्रैल से इनका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। 11 अप्रैल से इस कंपनी को चलाएंगे। मुझे लगता है ये कंपनी जो ये स्टॉक में भी ऊपर से बहुत अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, करंट लेवल्स पे बहुत ही अट्रैक्टिव है और इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म में टारगेट है 145 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 129 रुपए। ओके, 129 का स्टॉप लॉस, 145 का टारगेट। सीक्वेंट साइंटिफिक ये एक और स्टॉक है जो सेठी साहब को पसंद है। तो दो बेहतरीन पिक सेठी साहब की तरफ से आती हुई। इस वक्त मेरी स्ट्रेटेजी भी तैयार है दी, अगर आप तैयार हैं तो अभी ले सकते हैं। बिल्कुल ले लेते हैं सर, बिल्कुल समय पर। आइए स्ट्रैटेजी लेते हैं अनिल जी से। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, अच्छा मूड माहौल है। 100 पॉइंट ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है, नैस्डैक फ्यूचर्स 1/4% ऊपर है, यानी कि डेज हाई पर अमेरिकी फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं। डेज हाई के करीब आपको यूरोप के बाजार दिख रहे हैं। जर्मनी का जो बाजार है वो पूरी तरह जो युद्ध के बाद की लड़ाई के बाद का इम्पैक्ट आया था वो पूरा रिकवर करके वापस उन लेवल से आ गया, इनफैक्ट प्री वॉर लेवल्स पर आ गया है। और जर्मनी ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था इस वॉर की वजह से, क्योंकि गैस प्राइसेस काफी तेजी से ऊपर गए थे, तो वहां पर पॉजिटिविटी है। रशिया और यूक्रेन के बीच आज टर्की में बात भी होने वाली है, तो उस पर भी हमारी नजर है। कच्चा तेल हालांकि थोड़ा नीचे से जरूर बाउंस बैक हुआ है, पर इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स अच्छे मूड माहौल में है। सर, हमें क्या करना है? तेजी करें। खाली एक ही कंडीशन है जी, कंडीशन अप्लाई 3-5 वाला। हाँ 3-5 और अब याद हो गया सर। 3 बज के ये सब है ना, करामात है कुणाल जी की। कुणाल जी मतलब कमाल ही है। एक्चुअली कभी कभी तो मेरा मन करता है कि किरण का कमाल से कुणाल का कमाल कर दूं और दोनों को अलग अलग जॉइंट वेंचर करवा दूं। किरण कुणाल का कमाल। हाँ, तो 3:05 एकदम हिट कर दिया कुणाल जी ने। सो 3:05 के पहले हमें 17,325 चाहिए। ओके, ठीक है। आज का हाई 17,322 के आसपास का ही है, तो 17,315 जो हम प्रिसाइजली बोल रहे थे लेवल, जो अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग लगभग उसके आसपास जाकर रुका है। सो दीप, अगर 3:05 के पहले हम 17,325 के ऊपर निकल जाते हैं तो आज ही हम 17,350 और 17,390 आज ही देखेंगे, आज ही। ओके, है ना, यहाँ से 100 पॉइंट। हाँ, यहाँ से 100 पॉइंट अगर 3-5 के पहले हम ये पार कर लेते हैं। नहीं तो 17,200 17,300 आपके लिए एक रेंज होगी। ओके, कैसे? 17,200 के पुट पर है 71 लाख शेयर, ध्यान से सुनिएगा। 17,200 के पुट पर 71 लाख शेयर है, बेस हो गया आपका। आज 30 लाख शेयर जुड़े। 17,300 के कॉल्स पर क्या है? 74 लाख शेयर, आज 29 लाख शेयर जुड़े। बराबर का दोनों पुट राइटर कॉल राइटर खड़े हो गए दोनों तरफ ठोक के। इनमें मैं 17,300 325 के ऊपर जाने दूंगा, न 17,200 225 के नीचे जाने दूंगा। सो लग नहीं रहा डेटा देख के कि हम पार करेंगे, लेकिन क्या होता है कि यू नेवर नो, डाउ फ्यूचर देखो धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। कल को 200 हो जाए तो 200-225 हो गया, आराम से हो सकता हो रहा ना। सो अपने कोई चीज के लिए मना क्यों करें? क्रूड अगर नीचे आ जाए समझो वापस $110, तो क्यों नहीं हो सकता? डाउ 150 ऊपर 200 ऊपर, क्रूड वापस 110 आ गया तो आप 17,325 पार कर भी सकते हैं। ताकत तो दिखा ही रहा है, आज जितनी बार गिरा उतनी बार उठा भी है ना। सो ये आपके लिए, अदरवाइज 17,200 225 सपोर्ट, 300 325 रुकावट। ये डेटा एकदम क्लियर बैलेंस बना के दोनों जगह खड़े हैं
पुट और कॉल राइटर, ठीक है, कि हम कहीं नहीं जाने देंगे। और दोनों तरफ की जो ये हाई प्रीमियम है, अभी मैं बात कर रहा था, देखो निफ्टी में कल की एक्सपायरी में 45 पॉइंट की प्रीमियम, क्यों? अब कल मतलब परसों 2 दिन में उसको, लेकिन वो वॉलेटिलिटी की प्रीमियम जो बड़ी बनी हुई है ना, उसी को कॉल और पुट राइटर खाने के चक्कर में लगे हैं। सो ये है, इसलिए दोनों तरफ ऑप्शन में 200 और 300 पर बराबर खड़े हैं दोनों। ये तो हो गई निफ्टी की बात। सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में थी। 35,500 पर 19 लाख शेयर पुट में है, आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। और 36,000, ओहो माउंट एवरेस्ट है, 36 लाख शेयर माउंट एवरेस्ट पे खड़े हैं, तो डबल है ओपन इंटरेस्ट लगभग। सो एक चीज क्लियर दिख रही है, 36,000 हमसे आज पार नहीं होगा। ये तो ऊपर का तो क्लियर दिख रहा है, नीचे का क्या है वो पता नहीं। 35,500 के नीचे नहीं जाएंगे, तो ऐसा लग रहा है 35,500 और 36,000 के बीच में टाइम पास करके अगर हमें आज की क्लोजिंग 35,700 750 भी मिलती है तो वेरी गुड बनी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि डेटा ये बता रहे हैं ऊपर में 800 से लेकर 950 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे में 35,525 के आसपास आएगा तो खरीदारी आएगी, ये बैंक निफ्टी में। तो अगर लॉन्ग साइड करना है तो निफ्टी को करना है, अगर कहीं से संकेत ऐसा है कि नहीं नीचे जाने को तैयार हो रहे हैं तो शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी को करना है। ओके, अभी शॉर्ट करने कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन करना है अगर बेचना है तो ये है, बाकी निफ्टी मजबूत आपको दिख ही रहा है। अंडरस्टूड। चलिए, तो अच्छा एक्शन है बाजार में, मूव आ सकती है। 3-5 का फॉर्मूला आपके सामने रख दिया है अनिल जी ने, यहां से 50 पॉइंट और ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए। आइए स्वागत करते हैं आशीष केलकर साहब का एक स्पेशल पिक के लिए। गुड आफ्टरनून आशीष जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून। देखिए, कुछ देर पहले होटल स्टॉक के ऊपर होटल स्टॉक की वजह से होटल स्टॉक बहुत ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ एक स्टॉक है जो और तेजी से आशीष जी एक बार आपको फिर से कनेक्ट करते हैं। आई थिंक आपकी आवाज हम ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा फिर से आशीष जी को फोन लगाया जाए। तब तक एक काम करते हैं, अनुराग शाह हमारे संवाददाता हमारे साथ तैयार हैं, रखते हैं गहरी पकड़ और नजर इंश्योरेंस सेक्टर पर, और इंश्योरेंस सेक्टर से ही जुड़ी एक बेहतरीन खबर बता रहे हैं अनुराग बताइए क्या है खबर। देखिए, आईसीआईसी लोम्बार्ड से जुड़ी हुई खबर है कि जिस तरह से हमने देखा है कि इस वित्त वर्ष में फरवरी तक आईसीआईसी लोम्बार्ड में 26% की ग्रोथ दिखी है पिछले साल के मुकाबले। और अभी जो आईसीआईसी लोम्बार्ड में जो सूत्रों से मिली जानकारी है कि जो रिलायंस कैपिटल की आईबीसी प्रक्रिया में बोली लगाई है रिलायंस कैपिटल से जुड़ी हुई, और वहां पर 2 विकल्प है, या तो पूरे का पूरा रिलायंस कैपिटल को खरीदने के, या फिर जो रिलायंस कैपिटल की सब्सिडरी है वहां पे खरीदने के लिए। तो रिलायंस कैपिटल की जो 100% सब्सिडरी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अगर आईसीआईसी लोम्बार्ड उसको खरीद लेती है इस आईबीसी प्रक्रिया में, तो देश की नंबर 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनने की ओर अग्रसर हो जाएगी आईसीआईसी लोम्बार्ड। क्योंकि अभी जो आईसीआईसी लोम्बार्ड का मार्केट शेयर है फरवरी तक वो 8.5% है, और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का जो मार्केट शेयर है 4.5% के करीब है। तो ये करीब 13.5% के करीब हो जाएगा। और जो टॉप मार्केट लीडर है अभी न्यू इंडिया एश्योरेंस, वहां पर जो मार्केट शेयर है 15% है। लेकिन हम देखें कि पिछले कुछ वक्त से जो ग्रोथ दिखा रहा है आईसीआईसी लोम्बार्ड, जो उनके द्वारा इनोवेशन किया गया है, इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो वहां पे काफी तेजी से आईसीआईसी लोम्बार्ड आगे बढ़ रहा है। 26% की ग्रोथ दिखी है हमें फरवरी तक आईसीआईसी लोम्बार्ड में। जो पिछले साल उनका फरवरी तक का प्रीमियम था 13,000 करोड़ का, वो अब बढ़ के 16,500 करोड़ तक हो गया है। तो अगर ये जिस तरह से जो खबरें हैं कि आईसीआईसी लोम्बार्ड ने आईबीसी प्रक्रिया जो रिलायंस कैपिटल की है वहां पर बोली लगाई है, और रिलायंस की जनरल इंश्योरेंस कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को टेक ओवर कर लेता है आईसीआईसी लोम्बार्ड, तो काफी बड़ा डेवलपमेंट होगा और देश की नंबर 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनने की ओर आईसीआईसी लोम्बार्ड हो जाएगी। ओके, तो मार्केट शेयर में बड़ा इजाफा आप देख सकते हैं इनका, अगर ले लिया तो 12-13% का शेयर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो ये नंबर 1 कंपनी बन जाएगी, नंबर 1 बन जाएगी। और इसलिए भी क्योंकि जो अभी जिसके पास मार्केट शेयर है न्यू इंडिया एश्योरेंस के पास, तो वहां पर कुछ चुनौतियां है। जितनी ग्रोथ ये दिखा रहे हैं उतनी न्यू इंडिया नहीं दिखा रही है, और न्यू इंडिया के साथ जो टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट वगैरह आईसीआईसी लोम्बार्ड ने किया है वो उतना न्यू इंडिया के साथ नहीं हो पाया है। न्यू इंडिया के साथ ये भी चुनौती है कि अभी तक उनके पास फुल टाइम सीएमडी नहीं है, अंतरिम सीएमडी का चार्ज दिया गया, अगले कई महीनों तक उसकी भी उम्मीद नहीं है। वहां पे कर्मचारियों के वेज रिवीजन से जुड़े मुद्दे हैं, सरकार एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करना चाहती है, तो वहां वो भी कंफ्यूजन है। तो ऐसे कई सारे और कंफ्यूजन जो है वो जो न्यू इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आईसीआईसी लोम्बार्ड
लोम्बार्ड उसके विपरीत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और बाकी इस पर खबर आती हुई दिख रही है। इंश्योरेंस सेक्टर पर और स्पेशली जनरल इंश्योरेंस कंपनियों पर आपकी राय दीजिए। शरद जी बताएं क्या करना चाहेंगे? जनरल इंश्योरेंस पे तो मैं उतना बुलिश नहीं हूँ। जनरली हम लोग एलआई पे ज़्यादा बुलिश हैं, बट विद इन दिस स्पेस अगर जनरल इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस पे बेट करना है तो हमें लगता है जीआईसी री इंश्योरेंस एक बढ़िया बेट है इस प्लेस को प्ले करने के लिए, क्योंकि ग्रेजुअली कंपनीज अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही हैं और ज़्यादातर प्रीमियम्स वगैरह में भी रिविजन वगैरह हो गया है, तो आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट इनकम में भी थोड़ा बहुत रेट बढ़ता है तो उसका भी फायदा होना चाहिए। तो कंपैरेटिवली हमें लगता है जीआईसी री इंश्योरेंस एक बेटर बेट है। तो जीआईसी एक बेटर बेट है, बट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर भी रखिए नजर। डेज हाई पर ये स्टॉक आपको दिख रहा है। इस बीच हीरो मोटो में बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट 4% टूटा है ये स्टॉक और अभी अभी ये गिरावट आती हुई दिख रही है। एएनआई के हवाले से खबर आ रही है। ये एएनआई के सूत्र एएनआई को बता रहे हैं कि जो आईटी जांच हुई थी पिछले हफ्ते, आईटी रेड्स हुई थी, कंपनी ने उस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया था, वहां से निकलकर आ रहा है कि करीब 1000 करोड़ के नकली खर्च कंपनी ने दिखाए हैं। ये फिलहाल खबर निकल कर आ रही है एएनआई की तरफ से। ये खबर आपको आती हुई दिख रही है। सोर्सेज ने एएनआई को ये बताया है और उसी का इंपैक्ट आप चार्ट पर देखिए। 4% सीधा स्टॉक टूटते हुए दिख रहा है। अब इसका ऑफ कोर्स कंपनी का क्लैरिफिकेशन इस पर आना जरूरी है, बट लगभग कुछ गलत ट्रांजैक्शंस लिए हैं। छतरपुर के एक फार्म हाउस में कुछ 100 करोड़ की सौदे किए थे और 1000 करोड़ के इन्होंने गलत ट्रांजैक्शंस दिखाए हैं। ये नकली खर्च बड़ा आरोप सर, 1000 करोड़ तो बहुत बड़ा। एएनआई के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है। देखना होगा कि क्या कंपनी का कहना है, लेकिन अमाउंट जो आता दिख रहा है, दिल्ली छतरपुर में फार्म हाउस के साथ 100 करोड़ का नकदी का ट्रांजैक्शन भी मिला है और दूसरा बड़ा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, बिल्कुल 1000 करोड़ के बोगस एक्सपेंसेस बताए जा रहे हैं। ये खबर आती दिख रही है। आपको याद होगा सबसे पहले जी बिजनेस ने ये खबर रिपोर्ट की थी कि पवन मुंजाल साहब के घर, ऑफिस वगैरह में आईटी की रेट्स पड़ी हैं और उसके बाद आपने देखा दूसरे दिन कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया था। ये रूटीन नेचर की हैं और उन्होंने बताया था कि आमतौर पर साल के अंत में इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन अब जो वापस एएनआई के हवाले से खबर आ रही है, एएनआई जो न्यूज़ एजेंसी है उनके हवाले से खबर आती हुई दिख रही है और उनका ये कहना है कि ये पूरा का पूरा एक्शन अब होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। तो ये है हीरो मोटोकॉर्प स्टॉक। माय गॉड, अच्छा ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, 4% नीचे इसी के दम पर होता हुआ दिख रहा है। एक बार चार्ट्स पर चेक ले लीजिए। बिल्कुल सर, हीरो मोटोकॉर्प के जरा एक बार चार्ट्स देखिए, वागले साहब और राय दीजिए। अनिल जी, क्लियर कट ब्रेकडाउन है। 2330 का ब्रेकडाउन लेवल है, अभी यहाँ से 30 रुपए नीचे है। मुझे लगता है यहाँ पर भी बेच सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाता है और बेचे। 2350 का स्टॉप लॉस, ऑन द डाउन साइड 2200 तक का पहला टारगेट, 2150 का दूसरा टारगेट। ओके, 2150 2200 तक गिरने की संभावना हीरो मोटोकॉर्प की। स्टॉक है कमजोर, इन खबरों के दम पर आप नीचे आते हुए देख सकते हैं इस स्टॉक को। जबरदस्त। आइए अब बढ़ते आगे और एक स्पेशल पिक का बिगुल है आशीष केलकर साहब के लिए। आशीष जी बताएं सर। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जिस तरह से हमने ये होटल स्टॉक में देखा कि बहुत अच्छा उछाल आया है, उसके साथ साथ एक स्टॉक है जो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट 3 दिन पहले दे चुका है और उस पिछले 2 दिनों में ये स्टॉक ने वापस उस ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट किया और तेजी से ऊपर भागने के लिए रेडी है। स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प में जिस तरह के वॉल्यूम पिछले 1-1.5 घंटे में आते हुए दिखे और आज दिन भर का भी वॉल्यूम अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूअसली ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलने के लिए रेडी होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन डेटा में भी सारे ऑप्शन, कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अभी 330 का कॉल ऑप्शन है उसमें भी करीबन 4 लाख के शेयर अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी भी 10 लाख शेयर अनवाइंड होना बाकी है। तो ये स्टॉक बहुत ही तेजी से ऊपर जा सकता है। 2 तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। अभी फ्यूचर बाय कर सकते हैं 332 के आसपास। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा 327 का रहेगा। पहला लक्ष्य 340 का रहेगा, दूसरा लक्ष्य 343 का रहेगा। हम 330 का कॉल ऑप्शन भी खरीदारी करके चल सकते हैं जिनको ऑप्शन में ट्रेड करना है। 7 रुपए के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपए का, पहला लक्ष्य रहेगा 11 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 13 रुपए 50 पैसे का। तो डेल्टा कॉर्प में खरीदारी करने की सलाह है अनिल जी। डेल्टा कॉर्प में खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर आशीष जी की तरफ से। खरीदारी इस पर करें। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्पेशल पिक शेयर करने के लिए। डेज हाई पर डेल्टा कॉर्प आपको ट्रेड भी करते हुए दिख रहा है। आइए, 2:45 बज गए हैं। स्वागत करते हैं भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स।
गुड आफ्टरनून भसीन साहब, इंडेक्स में थोड़ी सुस्ती है बट स्टॉक्स पर एक्शन है भरपूर। बताएं सर, कैसे देख रहे हैं मार्केट को? तो देखो दीपांशु, द अंडरटोन इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग नाउ। यू कैन हैव रोल ओवर प्रेशर फॉर द नेक्स्ट 2 days क्योंकि एक्सपायरी है, बट लेट मी टेल यू के दिस मार्केट इज नाउ लुकिंग पॉइज्ड दैट अप्रैल में टर्न आउट टू बी अ ब्रिलियंट मंथ। और जैसे मैंने कहा, गॉड विलिंग मे के फर्स्ट सेकंड वीक में आपको न्यू हाइज आएंगे, तो लेने की चेष्टा कीजिए। अभी मेरे पे 3 मिड कैप आइडियाज हैं जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, और अगर आपको इस भाव पे रन अप करके भी थोड़ा डर लगता है तो क्वालिटी में रहेंगे तो यू विल मेक मनी मे बी इन द नेक्स्ट 2 days और मे बी नेक्स्ट वीक। सो दैट इज व्हाई दीस 3 कॉल्स आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव। ओके, तो पोजिशनल बेसिस पर देखिए आने वाले कुछ दिनों में अच्छे रिटर्न्स आएंगे। बताएं सर क्या करना है? तो दीपांशु, पहले आप लीजिए गोदरेज कंज्यूमर। ये स्टॉक को बीटन डाउन किया है बिकॉज ऑफ पाम ऑयल प्राइसेस, बट नाउ व्हेन यू आर सीइंग अ स्टेडिंग ऑफ प्लेस, और कंपनी कह रही है कि हमारा इंडोनेशियन बिजनेस इज डूइंग डबल डिजिट ग्रोथ, और वो कह रहे हैं दिस इज जस्ट ट्रांजिटरी, दे हैव इनफ इन्वेंटरी। गोदरेज कंज्यूमर इज माय टॉप पिक। 692 693 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 670। 735 to 740 कैन कम वेरी फास्ट। सेकेंड पिक वुड बी, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी में बहुत तेजी है, तो मेरे को यहाँ पे पीईएल पे बहुत परेशान है। पिरामल एंटरप्राइजेस 2180 82 2180 और 85 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2130, लेकिन 2300 का टारगेट मुझे दिखता है। 5% की तेजी आपको दिख जाएगी। और तीसरा पिक होएगा जो मुझे लगता है विल बी द बेस्ट स्टॉक फॉर दिस मे सीरीज इज अपोलो टायर। रबर प्राइसेस हैव कूल्ड ऑफ और रबर डिमांड, टायर डिमांड इज ह्यूज, और चाइना से आपके यहाँ इंपोर्ट्स आ नहीं रही, तो 189 89 50 में लीजिए। 185 का स्टॉप लॉस, 197 to 199 के टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो टायर्स, पीरामल एंटरप्राइजेस और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर। 3 बेहतरीन पिक भसीन साहब की तरफ से। गोदरेज कंज्यूमर 735 740 का टारगेट, पीरामल एंटरप्राइजेस 2300 का टारगेट, और साथ ही अपोलो टायर्स 197 और 199 के टारगेट्स के लिए आपको करनी है खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन पिक शेयर करने के लिए। कल सुबह आपसे फिर से होगी मुलाकात। सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 195 रुपए 195 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जिसका सिंबल है JSL, जिसका अभी भाव है 195 रुपए 50 पैसा। ये स्टॉक के अंदर पिछले 7 दिनों का साइडवेज मूव का ब्रेकआउट आ रहा है। पिछले 2-3 दिनों के हायर लेवल्स पे, इनफैक्ट पिछले 7 से 10 दिनों के हायर लेवल्स पे अभी आ चुका है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहां से एक वीक के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। सबसे पहला ऊपर का टारगेट बनेगा 205 रुपए का। 205 रुपए का लेवल निकलने के बाद ये रैली एक्सटेंड होगी और 215 रुपए तक का लेवल JSL के अंदर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। नीचे के अंदर जो स्टॉक का सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन रहा है वो 188 रुपीज का है। 188 के स्टॉप लॉस से JSL में खरीदारी करें 205 से 215 के टारगेट्स के लिए। 188 स्टॉप लॉस, 205 215 टारगेट आपके लिए। आइए, गैस प्राइसेस को लेकर आपके लिए एक स्पेशल इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट आ रही है हमारे रिसर्च टीम की तरफ से। तब तक आइए एक बिगुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। NKN निफ्टी के निशानेबाज, शॉर्ट फॉर्म रखा हुआ मैंने नितिन जी का। NKN। हाँ, तो इसमें निफ्टी के निशानेबाज नितिन जी तो आ ही गए, आगे भी है, पीछे भी है। नितिन जी बताएं क्या चुना है अब आपने? अनिल जी, यहाँ पे HDFC लिमिटेड चुना है मैंने, जो करीब जिसकी हमें 2320 की कॉल ऑप्शन लेनी है। 90 रुपए में आपको मिलेगी। इसका स्टॉप लॉस 70 रुपए का होगा। ये मैं अगले महीने की बात कर रहा हूँ, जो अगले मंथ एक्सपायरी की कॉल ऑप्शन है वो वाली है, और ये हम 2320 की ले रहे हैं जो 90 में मिल रही है आपको। इसके टारगेट होंगे 125 रुपए के और स्टॉप लॉस होगा 75 रुपए का, यानी कि हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं करीब 15-20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। 25 से 30 रुपए ऊपर के टारगेट होंगे। अब HDFC लिमिटेड में इसलिए ले रहा हूं कि आज एक तो 9% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, बट इसमें शॉर्ट कवरिंग का डेटा हमें दिख रहा है, और नेक्स्ट 2 दिनों में अगर मार्केट में रैली आएगी तो HDFC लिमिटेड नंबर 1 पार्टिसिपेंट होगा। नंबर 2 HDFC बैंक हो सकता है, और ये दोनों स्टॉक लीड कर सकते हैं क्योंकि मंथली एक्सपायरी में इन दोनों में लॉन्ग रोल ओवर्स हो रहे हैं। तो इसलिए हम HDFC लिमिटेड की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं।
ओके, तो ये इंटरेस्टिंग चीज बताइए। HDFC लिमिटेड गिरने में आ गए तो बढ़ने में भी आ गए, यहाँ से अच्छी तेजी हो सकती है। सुमित जी, आप ये JSL और जमुना ऑटो में रह गए, ये HDFC निकल गया आपके हाथ से। हाँ नहीं जी, एक्चुअली कैश वाले स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है ना, तो इसमें ध्यान नहीं गया। हाँ, तो ऐसे कैसे चलेगा? एक दो असिस्टेंट रखो, जरूरत हो तो मैं फ्री हूँ। अरे नहीं अनिल जी, ढूंढूंगा। ओके, चलिए, कहीं न कहीं से आ जाना चाहिए। नितिन जी ने आपका काम कर दिया, नितिन जी को धन्यवाद। सुमित जी की तरफ से भी कि HDFC के स्टॉक पे तो जैसे बजाज के स्टॉक पे किरण जी की जिम्मेदारी होती है हमेशा, नहीं किया जाएगा तो उन्हें पकड़ा जाएगा। वैसे ही इसी तरह से HDFC वाले स्टॉक्स में दोनों तरफ के मुंह सुमित जी पकड़ने में बड़े माहिर हैं। ये आपके लिए निवेश के लिहाज से सही लेवल्स आ गए हैं क्या? HDFC ग्रुप के स्टॉक्स लगभग सारे थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। शरद जी, आप राय दीजिए। HDFC लाइफ, HDFC म्यूचुअल फंड, बैंक और HDFC लिमिटेड, चारों क्या खरीदने का वक्त है या थोड़ा इंतजार करना चाहेंगे? नहीं, मुझे HDFC पे तो मैं ज़्यादा ही बुलिश हूँ। मुझे लगता है 3200-3300 के लक्ष्य एक साल में संभव है। बहुत ज़्यादा सेलिंग देखी है स्टॉक ने, और सब्सिडीरीज की, मतलब जो होल्डिंग कंपनीज हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं रही है। बट आने वाले समय में चूंकि हम बैंक्स पे काफ़ी पॉजिटिव हैं, लाइफ इंश्योरेंस जनरली एक लॉन्गर टर्म बेट होगा। 1 साल 1.5 साल की अवधि में बोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट इन वैल्यूएशंस पे पूरी स्पेस BFSI में हमें काफ़ी अच्छी लगती है, और HDFC एज अ ग्रुप, AMC भी हमें लगता है कि जो एक सैचुरेशन लेवल उनकी AMC बिजनेस में भी आया था, ग्रेजुअली वो उसमें से भी बाहर आ जाएंगे, और वैल्यूएशन सब लगभग पूरी तरह उसको डिस्काउंट करती हैं। तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ, खास करके AMC स्टॉक्स पे, इंश्योरेंस पे और बैंकिंग पे। तो ये सबका कॉम्बिनेशन HDFC है। तो हमारे हिसाब से HDFC का 1 साल का लक्ष्य करीब 3200 के आसपास आना चाहिए। 3200 बड़ा टारगेट आ रहा है सर यहाँ से। ये आपने डिजिट बदल तो नहीं, 2300 की 3200। हाँ शरद जी, 3200 ही ना? हाँ जी, 3200 बिल्कुल। तो 3200 के बड़े टारगेट HDFC लिमिटेड के लिए शरद जी की तरफ से आते हुए। इसमें आपने नहीं पूछा सर निफ्टी का क्या होगा? नहीं, शरद जी से नहीं पूछा। शरद जी, आप चाहें तो बता सकते हैं। हम जनरली ऐसा पूछ लेते हैं कि भाई जैसे ये 3200 हो जाएगा तो निफ्टी क्या होगा, आप बताना चाहें। बाकी आपको ये सुविधा है नोटा की। नहीं, वैसे बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो काउंटर बैलेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरली HDFC की हिस्ट्री अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ काउंटर बैलेंस ही कर देता है उनकी। ऐसा क्या आपने ना राकेश जी को एक बहुत बढ़िया रास्ता दे दिया है आगे से नहीं बताने के बारे में। कि भाई रिलायंस ये हो गया तो ये हो जाएगा, लेकिन रिलायंस की जगह ITC नहीं चला तो ऐसा भी तो राकेश जी बोल सकते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मुझे तो रास्ता आज कुणाल जी ने दे दिया काफी अच्छा। मैं तो ओवर टू कुणाल जी करता था, कुणाल जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया है कि ये तो अनिल जी का क्षेत्र है निफ्टी। तो बस इतना बोल के अनिल जी साइड हो जाए। बट अभी अनिल जी आप बात कर रहे थे वो नितिन के निशानेबाज की, उसका शॉर्ट की, तो एक और अनिल जी शॉर्ट जो है वो बड़ा ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, वो है ABS। तो आपने देखा कि नहीं देखा अनिल जी? ABS आज तो सुबह से एक भी ट्वीट देखा नहीं मैंने। आज का ये क्या? नहीं देखा। क्या है, आपने देखा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं अनिल जी, ये 2 आपके बुल के वो बना दिए, अनिल बुल सिंह भी करके चल रहा है अनिल जी ट्विटर के ऊपर। सीरियसली? अच्छा, एक फोटो मिली है मुझे। अच्छा, मैं आपको भेजता हूँ ट्विटर। अच्छा, मैं देखता हूँ। बंसल जी क्या क्या देखते? आई मीन आप भी क्या करोगे, किसी ने तो डाला होगा तभी आपने देखा होगा। अच्छा, अभी चेक करता हूँ, जरा देखता हूँ क्या है क्या नहीं। ओके, आइए तब तक बढ़िया एक्शन जो बाजार में होता दिखा उस पर करते हैं फोकस। और वरुण है तैयार है हमारे साथ वरुण दुबे बताने के लिए 1 अप्रैल से गैस के दाम कितने बढ़ सकते हैं। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, देखिए अनिल जी, जो कैलकुलेशन करेंगे अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से जो $2.9 के आसपास की गैस की कीमतें हैं, ये बढ़ के होनी चाहिए $60 के आसपास, यानी कि करीब 140% के आसपास की बढ़ोतरी जो है हो सकता है कि वो गैस की कीमतें में हो। ऐसा कुछ मान के चलो, कुछ तो बोले कि 200% के आसपास की भी बढ़ोतरी जो है वो शायद आपको देखने मिल सकती है। तो बेसिकली देखिए, गैस की कीमतें जो है वो ये जो US, UK, कनाडा और रशिया के जो ओवरऑल वेटेड एवरेज प्राइसेस रहती है उनके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। जो हेनरी हब कीमतें रहती है, यूरोप की गैस की कीमतें रहती है, उन पर डिपेंड करती है। अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो हेनरी हब की कीमतें जो है 67% के आसपास बढ़ी है। यूरोप में गैस की कीमतें तो 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है, और LNG की कीमतें जो है वो लाइफ हाई पे पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है आपको गैस प्राइसेस में देखने मिलेगा। पिछली बार आपको याद होगा 1.79 से बढ़ के 2.9 के आसपास आ गया था, और तब ये माना जा रहा था कि अप्रैल में जो गैस प्राइसेस बढ़ेंगी वो शायद
100% के आसपास बढ़ सकती है। लेकिन तब से अब तक अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट यहाँ जो गैस के प्राइसेस को कंसीडर किया जाएगा वो केवल जनवरी तक किया जाता है। जून से जनवरी की अगर गैस के प्राइसेस देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इसके लिए माना जा रहा है कि करीब 140% के आसपास गैस की कीमतें बढ़नी चाहिए। हालांकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हो सकता है कि सरकार एकाएक इतनी प्राइसेस ना बढ़ाए। कुछ रिपोर्ट से कह रही है कि हो सकता है कि ये जो गैस की कीमतें है ये 2 बार में बढ़े, यानी कि अभी हो सकता है कि करीब $2 के आसपास बढ़े और उसके बाद अक्टूबर में हो सकता है कि फिर से $2 के आसपास की बढ़ोतरी हो। लेकिन जिस तरह से गैस की कीमतें चल रही है, $7 से $8 के आसपास जो गैस की कीमतें है वो रहनी चाहिए नेचुरल गैस की। और डीप फील्ड्स जो है उसमें गैस के प्राइसेस जो है जो अभी $6 के आसपास है वो बढ़ के करीब $10 के आसपास जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ेगा और खासकर पावर कंपनीज पे, क्योंकि कुल गैस का करीब 22% के आसपास की जो है वो तो पावर कंपनीज यूज़ करती है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 32% के आसपास का नेचुरल गैस जो आता है वो तो यही यूज़ कर लेते हैं। और ऐसा एक आंकड़ा है कि अगर $1 भी गैस की कीमतें बढ़ती है तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को $4 से $5 के आसपास CNG के दाम जो है वो बढ़ाने पड़ सकते हैं। फर्टिलाइजर कंपनीज, इनके लिए भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि कुल नेचुरल गैस का 26% जो है वो फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए यूज़ होता है। तो अब देखना होगा कि 1 तारीख को किस तरह की गैस की प्राइसेस बढ़ती है। टोटल अगर आप मान के चले तो $7 से $8 होना चाहिए, लेकिन शायद सरकार उतना ना बढ़ाए। पार्शल इस बार बढ़ाएगी, हो सकता है कि पार्शल फिर अक्टूबर में बढ़ाया जाए। ओके, तो आपके कहने का मतलब बढ़ेंगे, ये बात पक्की है? बढ़ेंगे, ये तो पक्का है। हाँ। स्टेबल तो रख ही नहीं सकते आप, इतना बढ़ गए गैस के दाम, तो स्टेबल रखना तो इम्पॉसिबल है, आपको बढ़ाना तो पड़ेगा। कौन सी वाली गैस को? सब वाली नेचुरल गैस, हाँ जी, सारे गैस की कीमतें बढ़ गई। खाने पीने वाली जो कुकिंग गैस है, PNG बढ़ जाएगा, आपका LPG बढ़ जाएगा, LPG, CNG बढ़ जाएगा, सब कुछ तो बढ़ जाएगा। क्या करें? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा पैसे दो, ज्यादा पैसे देने ओके, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो करना है सरकार को करना नहीं, हम कर सकते हैं। है हमारे पास एक ऑप्शन, स्टॉक। हाँ, इसकी वजह से अगर कोई शेयर बढ़ने वाला हो वो खरीद लो, तो वो दिमाग लगाया जा सकता है। शरद जी, गैस के दाम तो महंगे होंगे, आपको कुछ पसंद है कि भाई उधर भी पैसे लगेंगे, पता चला इधर भी लग गए? नहीं, जनरली मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू लगता हूँ। मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म स्पर्ट है और 3-6 महीने के बियॉन्ड ये गैस की प्राइसेस की जो तेजी आई है खास करके यूरोपियन बाजारों में, वो सस्टेन नहीं होगी। US में तो उतनी बड़ी तेजी आई भी नहीं, पहले आई थी उसके बाद सबसिस्ट कर गए। तो पोस्ट विंटर्स वहाँ रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है कंपैरेटिवली, क्योंकि उनके हीटिंग की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है गैस की, तो ग्रेजुअली वो डिमांड कम हो जाएगी। डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप देखें IGL, MGL, इन स्टॉक्स में डिसेंट करेक्शन आ गई है, लेकिन जो मुझे परेशान करता है वो ये है कि शायद मैनेजमेंट के पास कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी नहीं है EV के उपाय के लिए। तो EV वाली पेनिट्रेशन को देखते हुए हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिले, बट टेम्पररीली अगर आपको बेट करना हो तो IGL, MGL इन पे आप बेट कर सकते हैं। ओके, IGL, MGL ये हो सकते हैं वो स्टॉक्स जहां पर एक्शन बन सकता है। बढ़िया एक्शन है। बात तो सही है, लेकिन पता नहीं ये सब कुछ ठीक है, फिर भी ये शेयर भी चलते क्यों नहीं है, समझ में? एक बुल वर्सेस बेयर तो कर डालो। इनके साथ भी एक दिक्कतें हैं क्या? जो इनको गैस मिलती है ना बेसिकली, जो कि ये इसके तहत मिलती है, करार के तहत, वो इनको पूरी तरह से मिल नहीं पा रही, तो इनको भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है एपीएम गैस जो है, तो उसके चलते इन कंपनीज के मार्जिन हिट हो रहे हैं। अच्छा, इनके साथ भी वो दिक्कत है, सबसे ज्यादा गुजरात गैस के साथ ये दिक्कत हुई थी। अच्छा, ये जो बढ़ा भी रहे दाम, उसके बावजूद इन कंपनीज के मार्जिन हिट हो रहे हैं, इसके लिए इन कंपनीज में आप देख रहे हैं ऐसे स्टॉक प्राइस में डिक्लाइन देखने लगे। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए गैस के प्राइसेस पर पूरी की पूरी रिसर्च इस वक्त होती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, और सुमित जी का सुपरहिट तैयार है बिल्कुल। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, मार्केट्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है और अभी तो इक्विटी हो या कमोडिटी हो, जिसके आगे लगा है ऑयल, उसके अंदर तो उबाल आया हुआ है। तो जो स्टॉक का अभी मैं नाम ले रहा हूं उसके आगे है ऑयल, स्टॉक का नाम है बॉयल, स्टॉक का नाम है मॉइल, और ये रेडी है बॉयल, ये हो चुका है रेडी बॉयल करने को, और ये स्टॉक अब यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। मॉइल के अंदर यहां से 10 से 15% का मूव जल्दी ही ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। मॉइल को यहाँ पे CMB पे खरीदारी करे, जो कि 191, 192 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 185 का नीचे के अंदर इसमें स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर के अंदर 205 रुपए से लेके 210 रुपए तक का मूव मॉइल के अंदर जल्दी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। खरीदारी करे 185 के स्टॉप लॉस से। ओके, 185 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें
मोइल होगा बोइल। ओके, एक बार एक सर्वे किया जाए जरा, एक बार सबको सामने ले आए, पता तो चले ना। बॉइल खाना किस किस को पसंद है? अच्छा, पसंद तो को खैर कोई नहीं बोलेगा। कौन कौन खाता बॉइल फूड, बॉइल सब्जियां, बॉइल ये सब, हेल्थ कॉन्शियस? आप तो विशेष जी आपके लिए सवाल ही नहीं, आप तो इग्नोर ही करो। हाँ, आप बॉइल खाने लगेंगे तो सब देवयानी, जुबिलेंट ये सब बंद ही हो जाएंगे। ये तो कंपनी बंद हो जाएगी। आप तो राष्ट्र हित में, आप तो जो खा रहे हो वो खाते रहे। अच्छा, कौन कौन खाता बाकी बॉइल? कुणाल जी। कुणाल जी और कोई नहीं, बस। ओके, चलिए। तो कुणाल जी, आपकी ऐसी क्या मजबूरी कि आप बॉइल खाते? अनिल जी देखिए, मेरे पर पीयर प्रेशर है अनिल जी, पीयर प्रेशर। किससे? बंसल जी से? अनिल जी अब देखिए, आपका वजन लगातार घट रहा है। हाँ। हमारे राकेश बंसल जी का वजन घट रहा है। हाँ। तो अनिल जी काफी दबाव महसूस कर रहा हूं मैं अपने ऊपर। हाँ, तो हम बॉइल खा के थोड़ी घटा रहे हैं। ये सब उबली ना, खानी पड़ रही, मेहनत कर करके घटा रहे हैं। आप देखो विश्वेश जी को कितना जंक फूड खाते हैं, लेकिन वो साइकिल चलाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, जिम विम जाते हैं। अच्छा, जाए नहीं जाए करते नहीं, का फोटो तो खिंचवाते हैं। आप कम से कम उतना तो करो, हो सकता है उससे वजन कम होना शुरू हो जाए आपका। तो दूसरे तरीके अपनाए, बॉइल न खाए, अच्छा वाला खाना खाइए, मस्त रहिए और एक्सरसाइज कीजिए, है ना। तो चलिए। अच्छा अनिल जी, जी अनिल जी, जी अनिल जी, मेरी ओर से हमारे कविराज सुमित जी को अनिल जी विशेष मेरी बधाई दे दें। हाँ। अब हिंदी से इंग्लिश की ओर उन्होंने प्रस्थान कर लिया अनिल जी। चलिए, बढ़िया है। मोइल से बॉइल, ये बात तो सही है। दायरा फैल रहा है। एक्चुअली सर, आपने विश्वेश जी की बात करी, कल फोटो देखी जो विश्वेश जी ने डाली है? कल वाली? कोई तो एग्जॉटिक लोकेशन से वो काम कर रहे हैं और हम सबको जेलस करवा रहे हैं कि पता नहीं कहां से। ये गलत बात है। ये मतलब हम आपको ब्लॉक ही कर देंगे ऐसा लग रहा है। इस तरह से आप है ना, आज ऐसी फोटो डाल के सबको आप बहुत परेशान करते हैं। मैं अब दीप का मन हो रहा है कब से छुट्टी लेने का, बहुत सोचिए। अच्छा, आप दीप के बगैर शो करना चाहते हैं विश्वेश जी? अनिल जी, मेरी फोटो का छोड़िए, उसके बाद दीप ने फोटो डाली थी, वो देखी थी जब विल स्मिथ जाके थप्पड़ मार रहे हैं, एंड दैट इज ऑल आंटीज रिप्लाई टू सिंगल्स कि अभी तक आप सिंगल क्यों? और मैंने उस पर कमेंट भी किया था दीप को कि ये सबसे बेस्ट फोटो है ऑस्कर वाला। दीप का बनता है, दीप का बनता है, बिल्कुल उनका डालना बनता है। मैंने भी देखा नहीं, मैं अभी जाके लाइक करता हूँ। वाकई में वो बहुत जोरदार थी जो आपने बताया, परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इस वक्त आपके लिए 17,300 के पार निकल 3:05, 17,315। ये देखो आ गए एकदम, टाइम और लेवल देखो आप, टाइम के साथ लेवल 17,315 एग्जैक्टली, और 3:05। क्या गजब के डेटा है भाई, जबरदस्त। रीडिंग सही थी सर आपके, एक टाइम के लेकर भी डेटा वहीं पे जाके, और वही रोज लगभग उसी टाइम पे 3-3-5 पे उसी लेवल पे पहुंचता है। वो कोरिलेशन वैसे ही बनता है। चलिए, तैयार हैं आशीष जी? बहुत सारे स्टॉक्स में ऊपर नीचे कर रहे हैं, कभी बैन में अंदर, कभी बाहर। तो आइए देख लेते हैं बैन से बेनिफिट। आशीष जी, सर 3 स्टॉक है, एंट्री करवाएंगे? एंट्री की तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये काम बढ़िया है, लेकिन अच्छी बात है सर, एग्जिट भी किसी की नहीं हो रही है। 3 के 3 जो स्टॉक बैन में है वो बने ही रहेंगे। पीवीआर अभी 92% है, सन टीवी करीब 88% है, वोडाफोन आइडिया जो है 86% है। ये तीनों जो है बैन में बने रहेंगे। लेकिन सर जेएसपीएल ये स्टॉक लगातार बार आ रहा है। कल भी देखिए प्रयास किया था लेकिन आ नहीं पाया। एंड मोमेंट में जो है पोजीशंस काफ़ी तेजी से घटी। कल क्लोजिंग के समय 88% थी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, लेकिन अभी 95% के आंकड़े को दोबारा क्रॉस किया है। 95.5% है, ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर पोजीशंस कम ना हो तो बैन में आ जाए। इसके अलावा सेल भी एक और स्टील स्टॉक है जो यहाँ पर पोजीशन बिल्टअप हो रही है। कल 79% थी, अभी यहाँ पर भी दिखे तो 95.5% है। तो जेएसपीएल और सेल ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है। हो सकता है कि एंड मोमेंट में जो पोजीशंस है वो कटते हुए नजर आए। बाकी के जो 3 स्टॉक हैं वो तो बैन में बने रहेंगे। बने रहेंगे 3 के 3, और एंट्री होगी तो जेएसपीएल की। जेएसपीएल और सेल 95.5% ही है, लेकिन नहीं होगी मुश्किल नहीं लग रहा है सर। एक्सपायरी का हफ्ता है ना, तो लास्ट में रोल ओवर्स वगैरह हो जाते हैं तो ओपन इंटरेस्ट घट जाता है। नया कोई नहीं आएगा। ठीक है, बढ़िया है। चलो
किसी तरह का कोई खास बदलाव है नहीं हमारे आशीष जी के पास में। ओके, आइए विश्वेश जी के लिए एक बिगुल, विश्वेश का विशेष। बताएं सर। देखिए अनिल जी, एक बहुत ही मैसिव ब्रेकआउट है और स्टॉक है फर्टिलाइजर सेक्टर से। स्टॉक का नाम है RCF, 9150 चल रहा है अभी कैश में। मतलब अभी तक अगर आज के दिन का वॉल्यूम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ 80 लाख शेयर हुआ है। देखने वाली बात होगी डिलीवरी क्या होता है। मुझे लगता है RCF को खरीदना चाहिए 91-92 की रेंज में, और यहाँ पे इतना रूम रखना चाहिए आपको कि अगर ये 4-5 रुपये नीचे मिले तो और अक्यूमुलेट करिए। दिस इज़ अ वेरी मैसिव ब्रेकआउट अनिल जी। मतलब 2021 की पूरी लार्ज रेंज को इतने बड़े वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेकआउट कर रहा है। मुझे लगता है स्टॉक स्ट्रेट अवे 110 तक जाना चाहिए, और जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर फॉर्मेशन है इट इज़ इंडिकेटिंग कि डिलीवरी बेस आज वॉल्यूम चेक करना चाहिए। 5000 करोड़ का मार्केट कैप है, 9.5 के पी पे मिल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर ह्यूज मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और जिस लिहाज से टेक्निकल ब्रेकआउट आ रहा है मुझे लगता है अनिल जी दिस इज़ वंडरफुल स्टॉक टू होल्ड फॉर 5-10 डेज 110 के टारगेट के लिए। यहाँ पे एक ही चीज़ होगी कि थोड़ा सा नीचे होता है। कैश के स्टॉक्स की पैटर्न है कि आज अगर बाइंग हुई जो डोमिनेंट हेड होता है वो शायद कल बाय ना करे, तो उसकी वजह से पुल बैक आता है 2-3 दिन। तो 85 तक आपको बाय करना है। अगर नीचे में थोड़ा सा 85 तक मिले तभी खरीदना है। स्टॉप लॉस उससे नीचे रखिए अराउंड 84, बिकॉज ब्रेकआउट 87 का है। 105-110 के टारगेट होंगे RCF के ऊपर। वेरी हाई कन्विक्शन कॉल आनी चाहिए। RCF में हिमांशु जी का भी हाई कन्विक्शन है। 100 उन्होंने भी 100 के पार के लिए दिया था, तो जो उनको कहा वो आपको भी कहूँगा विश्वेश जी, 100 के पार करो। ये बहुत लोग आपको बहुत सारी दुआएं देंगे, भर भर के ट्रक लोड उसके साथ में, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जो बहुत लोगों का पेशेंस टेस्ट कर रहा है। क्वालिटी वाइज सब कुछ सब बढ़िया है, लेकिन चला नहीं। लेकिन फर्टिलाइजर शेयरों के लिए आज अभी थोड़ी देर पहले हमारी खबर भी थी कि पोटाश के नए भंडार मिले, इनके लिए अच्छी खबर है। चार्ट्स पे मजबूत है, और अभी आपको थोड़ी देर पहले सर ने भी बोला, शरद जी ने, कि कोरोमंडल उन्हें पसंद है। आइए 2 बिगुल बैक टू बैक है। पहले जय के लिए कैश का ऑप्शन है, उसके बाद वागले साहब भी देंगे अपनी बेहतरीन कॉल। $17,250 का कॉल ऑप्शन खरीदिए इन द मनी अगले हफ्ते वाला। जय ने कहा था 162 रुपए पे 208 के टारगेट का। आई एम श्योर जय पहुंचा होगा टारगेट के नजदीक। अपडेट भी दे और फ्रेश बताएं अब क्या करना है। अनिल जी वो टारगेट तक तो नहीं पहुंचा, बिकॉज वो 322 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है अभी, और वो अर्ली क्लोज आया नहीं था तो काफी थीटा इरोड हुआ। बट देन मेरा ये मानना है कि 17,400 का कॉल खरीदना चाहिए निफ्टी का, जो अभी 194 पर ट्रेड कर रहा है। फाइनली मुझे ऐसे अनिल जी ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये लास्ट आवर क्लोज हमें देखने मिल रहा है 17,300 के ऊपर, दैट क्लियरली इंडिकेट्स के प्रोबेबिलिटी यहाँ से 17,450-500 की है। आफ्टरनून शो में मैंने जरूर दीप को एक निफ्टी पर बाय रिकमेंडेशन दिया था। 17,250 के आसपास था निफ्टी, 17,350 के टारगेट्स थे। सो वो ऑलमोस्ट आने को है दोपहर के निफ्टी के कॉल्स के टारगेट। बट अभी अनिल जी 194 पर खरीदे 17,400 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का 7 अप्रैल की एक्सपायरी का। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखना पड़ेगा अनिल जी। 194 पर खरीदे, 130 के आसपास का 130 पर स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट अनिल जी जो ऊपर निकल कर आ रहा है इसका दैट इज 269, एंड सेकंड टारगेट है 295। सो 269 295 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। अब निफ्टी 17,450 की ओर जा रहा है अनिल जी। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय 17,400 की कॉल खरीदने की राय। तो जो अनिल जी बात कर रहे थे 315 325 के ऊपर निफ्टी में एक मूव आते हुए दिखेगा, लग रहा है उसी की तैयारी इस समय बाजार कर रहा है। अगले हफ्ते की एक्सपायरी, ना कि इस थर्सडे की एक्सपायरी, 7 अप्रैल की एक्सपायरी का 17,400 का कॉल खरीदें। चलते हैं वागले साहब के पास, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, बीटीएसटी के तौर पे टाटा केमिकल्स में एक ब्रेकआउट आ रहा है। 989 990 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 20 रुपए की मूव देने के लिए तैयार है। 1010 1012 तक के इसके टारगेट्स होने चाहिए कल के। आपका स्टॉप लॉस 984 का, सिर्फ 6 रुपए की रिस्क होगी यहाँ पर। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक टाटा केमिकल्स की बात है। बढ़िया एक्शन इस पर आपको बनते हुए दिख रहा है।
आ गया सर, 325 भी आ गया स्क्रीन पर। अब मूवमेंट के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी पर भी टाइम कम है क्योंकि आपको चाहिए टाइम। और बैंक निफ्टी भी देखिए 35,800 35,950 की रेंज में आ गया, हायर जोन पर आ गया, 17,325 के हायर जोन पर आ गया। देखो क्या होता है कि टाइम की इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि 3 बजे के पहले क्यों मुझे चाहिए मूव 3-5 तक, क्योंकि फिर आपको 25-30 मिनट तो होना हाथ में, बिल्कुल, तो आप उसको पार करके तो आखिर मिनट में आपको भागने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए। एब्सोल्युटली। तो अगर भाई ऐसा तो कुछ नहीं ना कि भाई 10 मिनट में एकदम 50 पॉइंट बढ़ जाए, तो इसलिए थोड़ा टाइम से पहले निकल जाए ना तो आपके लिए बढ़िया हो जाता है। फिर भी आप बहुत बढ़िया क्लोज होते हुए देख रहे हैं। आई थिंक 17,315 की बेस्ट क्लोजिंग मिली, उसके आसपास तो बंद हो ही रहे हैं, है ना, सो नॉट बैड। बैंक निफ्टी जरूर 36,428 बंद हुआ था, वहां से अभी काफी दूर है, अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी बैंक निफ्टी की हुई है, लेकिन अच्छी चीज दीपी है कि आखिर में थोड़ा बैंक निफ्टी भी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो चलो लेट्स सी क्या होता है। इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है सर रशिया यूक्रेन को लेकर, और बाजार के लिए अच्छी बात है, जो हम आज सुबह भी बात कर ही रहे थे। डाउ फ्यूचर्स भी अब 150 पॉइंट ऊपर हो गए हैं। सीज फायर या युद्ध विराम को लेकर बातचीत वहां पर चल रही है। अभी कुछ घंटे बाद स्टेटमेंट आने की आशा है, अभी तक तो कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है, बट कुछ एक बात चल रही है जो इंडिकेट कर रहा है कि शायद एक टेम्पररी पीस अग्रीमेंट हो सकता है, टेम्पररी, परमानेंट नहीं, बट बातचीत चल रही है इसी की तरफ, ये हमें देखना जरूरी है। इसके साथ ही बातचीत वहां पर चल रही है कि किस तरह से सिक्योरिटी गारंटी मिले जो यूक्रेन चाहता है, किस तरह से सिक्योरिटी गारंटीज मिले जो रशिया चाहता है। 33 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को, और हमने देखा पिछले कुछ दिनों से रूस ने भी अपनी रणनीति बदली है, हमले की तकनीक बदली है, यूक्रेन ने भी काफ़ी अच्छा फाइट बैक किया है। इनफैक्ट आज ही कीव के पास एक छोटा सा शहर है अर्पिन, जहां पर यूक्रेन ने वापस कब्जा कर लिया है रशियन आर्मी से। तो कुछ डेवलपमेंट्स यूक्रेन के फेवर में भी हुए हैं, और कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि शायद रशिया थोड़ा थोड़ा बैक डाउन या एटलीस्ट एक टेम्पररी पॉज के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है, और उसी की आशा भी चल रही है। बातचीत चल रही है टर्की में, बट कमेंट्स आए हैं रशियन और यूक्रेन दोनों डिप्लोमैट्स की तरफ से, जो ये संकेत दे रहे हैं कि शायद कुछ सोल्यूशन, एटलीस्ट टेम्परेरी सोल्यूशन तो निकल कर आ ही सकता है। देखते हैं इस पर और क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, बट डेफिनेटली बाजार के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट इस समय का आपके सामने है। तो ये एक अच्छी चीज आती हुई दिख रही है, बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है बाजार के लिए, और इससे डेफिनेटली थोड़ा जोश दिख रहा है। तो कम से कम बातचीत के लिए तैयार। मैं वही बोल रहा था सुबह, वो टर्की वाला मामला ठीक लग रहा है अब। वो समझा बुझे के ढंग से काम कर रहे हैं, बिल्कुल। इधर फोन पे बात की जेलेंस्की साहब से, इधर पुतिन से की, दोनों देशों को प्रतिनिधि को अपने यही बुला लिया। कभी मौका पड़े दूसरे कमरे में ले जाके बात कर ले, इधर तुम इधर आओ, तुम इधर, नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। जो अपने यहाँ होता है ना वैसे ही वही होता है। ऐसा कोई मतलब अगर समझो वरुण और कुशल में हो जाए झगड़ा, होता नहीं, हमारे तो प्यार ज्यादा इसलिए भी अलग अलग करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन अगर हो ही जाए समझो तो फिर ऐसे ही करते हैं, वरुण तू इधर आ, देख ऐसा है, कुशल तू इधर आ, ऐसा है, तो वैसा करके वरुण ऐसे सोच जाते हैं, सोच विचार से। हाँ, तो सब जगह इंसान ही है ना, खाली ये है कि भाई वो एकदम प्रोटोकॉल में जाएंगे करेंगे, वो उतना ही होता है, बाकी क्या फर्क है। तो बढ़िया चीज हो रही है, एकदम अच्छा माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो कम से कम आइए विश्वेश जी जल्दी से कह रहे कि फटाफट मेरे पास आ जाओ बिगुल के साथ, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी देखिए, 1.10 से 1.15 के बीच में समबड़ी मैसिवली सोल्ड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 2 लाख शेयर, और उसके बाद बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया और अब वो हाइज निकाल रहा है जहां पे सेलिंग हुई थी। तो आई हैव अ रीजन टू बिलीव कि समबडी ट्राई सप्रेसिंग दी अंडरलाइंग, क्योंकि शायद एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से दे आर ट्राइंग टू जस्ट कीप इट अराउंड 36,000। अब अगर 2 लाख निफ्टी किसी ने बेची है और ऑल ऑफ अ सडन रिकवर हो रही है और 36,000 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और आज दिन में भी अगर आप देखोगे तो 12 लाख शेयर का हुआ है, एडिशन हुआ है 36,000 में, और ओवरऑल 30 लाख शेयर खड़े हैं। मुझे लगता है बैंक निफ्टी इज रेडी टू मूव अबव 36,000। तो यहाँ पे ऑप्शन में खरीदारी करनी होगी अनिल जी। बैंक निफ्टी का 36,000 का कॉल ऑप्शन 300 रुपये तक मिलता है तो खरीदना चाहिए, 310-300 रुपये तक, और मुझे लगता है 210 का स्टॉप लॉस रखे। और बैंक निफ्टी जिस हिसाब से मुँह दिखा रहा है, मुझे लगता है 450-500 के टारगेट आने चाहिए 36,000 के कॉल ऑप्शन पे। मतलब ओवरऑल माय व्यू इज दैट बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 36,500। अभी जय ने भी कॉल दिया, और लास्ट 3-4 दिन का जो पूरा प्राइस एक्शन है वो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का वो साइडवेज कंसोलिडेशन होता है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी 36,500 37,300 जाना चाहिए, और निफ्टी 17,500 की ओर जा रहा है। तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग डेटा है यहाँ पे, और जब तक कॉल राइटिंग है इट इज़ गिविंग कंफर्ट कि शायद अंडरलाइन के मूव के साथ कवरिंग आनी चाहिए।
36,000 के कल ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल पे सीधा 36 के ऊपर ही खुले, विश्वेश जी? अनिल जी अभी देखो एक चीज तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि 36,000 के कॉल में 22 लाख शेयर है, तो गलती से अगर ये 36 के ऊपर दिख गया अनिल जी तो वो लोग तो काटेंगे, क्योंकि आज मंगलवार है और जिस हिसाब से न्यूज़ फ्लो आ रहा है क्रूड ऑयल गिर चुका। अरे विश्वेश जी 36,000 के कॉल पे 36 लाख शेयर है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अगर सीधा 36,000 के ऊपर खुल जाए तो भगदड़ मिल जाएगी। ऐसे शॉर्ट काटने के लिए आएंगे क्योंकि परसों एक्सपायरी है, करेक्ट? तो जो हिसाब से शॉर्ट काटने आएंगे आराम से आपका 36,500 होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से ये ओआई एडिशन है, अगर 36 के ऊपर ये खुल गया या ये टिक गया तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, क्योंकि प्राइस ने कोई बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं किया। हमने 32,000 टू 36,000 की रैली की और 5 से 7 दिन में हम 36,500 और 35,000 के बीच में, मतलब 1,500 पॉइंट की रेंज में हमने 5 दिन निकाला फॉर इंस्ट्रूमेंट लाइक बैंक निफ्टी इज वेरी वियर्ड। तो अब अगर ऊपर ब्रेकआउट आता है तो ये बड़ा वाला ब्रेकआउट होगा। और अब भसीन जी जो बोलते हैं कि अब जा रहे हैं अनिल जी हम 18 की ओर, तो अब शायद हम बसिन जी के साथ खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे हमको भी तेजी लगता है, तो बसिन जी के साथ हम खड़े हो जाएंगे। तो बसिन जी के साथ कब खड़े होंगे आप? कब, किस लेवल के ऊपर? जब हमें लगेगा अनिल जी। अच्छा ओके, चलिए बढ़िया है। ये फॉर्मूला ठीक है, जब लगेगा तब। लेकिन इसमें जय को कुछ बड़ा जोर से लग रहा है, एक अंदाजा, और जय कह रहे कि जल्दी से मेरे लिए बिगुल जैकपॉट शेयर का बजाया जाए, तो जय के लिए बिगुल। जय बताइए। अनिल जी जो विश्वेश ने कहा बिल्कुल सहमत हूँ। आई मीन यू नो फिनेंशियल्स मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से अच्छा लीड करेंगे अनिल जी, इसीलिए एक बैंक निफ्टी पर भी हमने रिकमेंडेशन दिया, वहां पर क्लियरली ब्रेकआउट आ चुका है, जैसे विश्वेश ने एंटीसिपेट किया है कि 36,000 के ऊपर ये ब्रेकआउट आ सकता है, एंड दैट इज वेरी मच लाइकली अनिल जी। और अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे, मेनली जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है उसमें से एचडीएफसी में स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, दोनों एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड में। सो आईसीआईसीआई बैंक है, इंडसइंड बैंक है, तो नहीं जी ये सारी फाइनेंशियल्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी खुल सकती है। और उसी रिलेटेड बैंकिंग फाइनेंशियल्स के रिलेटेड अनिल जी एचडीएफसी लिमिटेड के कॉल ऑप्शन में मेरी खरीदने की सलाह है अनिल जी। इसका 2360 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, बट अप्रैल सीरीज का जो करीब अभी 75 के आसपास अनिल जी ट्रेड कर रहा है, तो 75 के आसपास खरीदे। 2360 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एचडीएफसी लिमिटेड का अप्रैल मंथ की एक्सपायरी का अनिल जी। यहाँ पे जो टारगेट्स ऊपर में बन रहे हैं दैट वुड बी 97, ये पहला टारगेट रहेगा, एंड दूसरा टारगेट बन रहा है करीब 110 का। तो अनिल जी अच्छा खासा लगभग 35-40 पॉइंट की एक अपसाइड हमें ऑप्शंस में देखने मिल सकती है। एचडीएफसी लिमिटेड मैंने आफ्टरनून में भी दीप को एक रिकमेंडेशन दिया था, एंटिसिपेट कर रहा हूं कि यहाँ पे एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो 2450 तक के लेवल्स अनिल जी फर्स्ट हमें देखने मिल सकते हैं। और अगर ये ब्रेकआउट आया तो उसके बाद तो लगभग 2550-2600 तक के भी लेवल्स देखने मिलेंगे। सो आई थिंक एचडीएफसी ट्विंस एंड आईसीआईसीआई बैंक, ये सारी बैंकिंग फाइनेंशियल्स जो है अनिल जी, बीएफएसआई, दैट कैन लीड स्ट्रांगली फ्रॉम हियर ऑन, और जो निफ्टी को भी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। सब लोग मिलके चिढ़ा रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है सुमित जी को। क्यों सर, क्या हो गया? देखो पहले एचडीएफसी लिमिटेड नितिन जी ने दिया, अब जय भी एचडीएफसी लिमिटेड दे रहे हैं, ऊपर से शरद जी भी लगे हाथ, बोल दिया मेरे को सब बहुत पसंद है, पसंद नहीं बहुत पसंद है, 3200 का टारगेट दे दिया। हाउ आर यू फीलिंग सुमित जी नाउ? कोई दिक्कत नहीं अनिल जी, कभी कभी चलता है। आवाज से तो लग रहा है दिक्कत तो है, मिस तो हाथ से चला गया, आज तो हाथ से चला गया। चलिए कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम सुमित जी। अगली बार जब ना, और कौन सा था, वेल्सपन, उसके चक्कर में एचडीएफसी ना छूट जाए, ये ध्यान में रखिए। मोइल, हाँ मोइल को मोइल करते रह गए आप। और ये देखिए इधर से जय आगे निकल गए पीछे से। ओके चलिए, ये है आपके लिए कमाल। और देखिए दिन के हाई पॉइंट पर आते हुए दिख रहे हैं, बेस्ट क्लोजिंग देने को तैयार होते हुए दिख रहे हैं। 15,671 के लो से जो निफ्टी भागा है, 17,450 का हाई जो इंट्राडे में बनाया और 17,315 का क्लोजिंग हाई बनाया, उसके ऊपर बंद होने को तैयार होते हुए दिख रहे हैं। और बैंक निफ्टी अब देखिए वापस से ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, दिन की ऊंचाइयों की तरफ। तो शानदार एक्शन 3-20 की स्ट्रेटेजी। आइए कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है।
पूरा सहारा है ग्लोबल मार्केट्स का। डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर, डेज हाई पर। आशा करते हैं आज शाम टर्की में जो बातचीत चल रही है वहां से कुछ अच्छा निकले। डेज हाई पर नैस्डैक फ्यूचर्स आधा %। जर्मनी के बाजार अपने युद्ध के पहले के स्तर पर आ चुके हैं। यूरोप में अच्छा एक्शन बन रहा है और निफ्टी बैंक पर रखे नजर फ्यूचर्स में 36,000 पर आ गया है। डेज हाई पर है और जो आप कह रहे हैं अब तक की बेस्ट क्लोजिंग मिलने वाली है रिकवरी की जो हमने देखी है। क्या करके बिल्कुल नहीं, तेजी की पोजीशन रखनी चाहिए दीप। हालांकि आप ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर जा रहे हैं, हायर एंड पे हमेशा ये रिस्की होता है बिल्कुल कि आप ब्रेकआउट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसे में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? थोड़ा तो चांस लेना ही पड़ता है। देखो रशिया यूक्रेन संकेत अच्छा है, ठीक है। डाउ फ्यूचर्स संकेत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हमारी आज पूरे दिन भर ऊपर नीचे हो गया, मैंने कहा स्पीड ठीक है। ये ऐसे देखो ऐसा टक 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 टक, ऐसे ही तो चाहिए। हर एक लेवल पे आपको खरीदना बेचने का मौका मिले, जो कन्विक्शन होगा, जिसका भरोसा भारी वो ऊपर जाएगा, तो वो भी ठीक है। एफआईएस के डेटा ठीक है। क्या खराब है? थोड़ा सा कच्चा तेल 113-14 के आसपास आया, वो नीचे आ जाए तो और भी बढ़िया। सो आई थिंक उसके अलावा कहीं कोई समस्या है नहीं, कच्चा तेल को छोड़कर, वो भी 113 का। सो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन बनाई रखी जा सकती है। एक ही अपनी सेफ्टी के लिए 17,000 या 17,100 का पुट ले लें और इधर आप 35,500 का पुट ले लें, अगर आपको थोड़ी बहुत हेजिंग करनी है, अगर पोजीशन ज्यादा है तो जी। अगर ज्यादा नहीं है पोजीशन और आप मैनेज कर सकते हैं तो फिर ठीक है, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन को रखा जा सकता है। अगर भाई आप सिंपल एक समझो ना, अगर इस रनअप की बेस्ट क्लोजिंग मिल रही है तब भी डरेंगे तो फिर हाँ, बस एक ही रिस्क है जी। रिस्क ये नहीं ग्लोबल में क्या हो जाएगा क्या नहीं, रिस्क है कि आप ट्रेडिंग रेंज के एकदम हायर एंड पर जाकर बंद हो रहे हैं। निफ्टी में 17,350 17,450 की जो रेंज है तो वहीं पर बंद हो रहा है, तो कभी ये रिस्क रहती है कि एक दिन आप बिल्कुल मजबूत बंद हो लेकिन कुछ तो ऐसा हो जाए तो नीचे आ जाए। वो एक रिस्क तो देखो मार्केट में हमेशा रहेगी। अननोन रिस्क हल्की सी है, बट नॉन रिस्क ऐसी कोई खास दिख नहीं रही, इसलिए आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। जी थी बिल्कुल। तो चलिए ये है आपके लिए राय इस समय निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर पोजीशन कैरी करिए, थोड़ा हेज करना चाहे कर लीजिए। डेज हाई पर इनफैक्ट अब तक की रिकवरी की बेस्ट क्लोजिंग आपको बाजार में दिखने जा रही है। कुछ स्टॉक्स जो इस रिकवरी में आपको सबसे आगे दिखे हैं वहीं पर एक बार कर लेते हैं चर्चा। बड़ा एक्शन आपको यहां पर आते हुए दिखाए। आइशर भी एक स्टॉक है, बाकी ऑटो स्टॉक्स में भी आज सुबह से मोमेंटम है। आइशर में एक अच्छी मूव आपको आती हुई दिखी है। वागले साहब आइशर में कोई राय? 2500 के लेवल्स इस पर आते हुए दिख रहे हैं सर। दीपांशु बहुत ही अच्छा पैटर्न है, लेके जाना चाहिए। 2500 का करंट भाव है, मे बी एक कल आपको एक 20-30 रुपए की करेक्शन मिलेगी 247065 के आसपास, वहां पर ऐड करना चाहिए। मुझे 2600-2620 तक के लेवल्स 1 से 2 दिनों में दिखते हैं। आपका स्टॉप लॉस 2430 का होना चाहिए। ओके, तो 2430 के स्टॉप लॉस के साथ आइशर पर आप रखें नजर। अच्छा एक्शन ये इस काउंटर भी आपको दिखाकर गया है। मैक्स फाइनेंशियल, सुबह हम इस पर बात भी कर रहे थे, एक बहुत ही बढ़िया मूव इस पर आज आई है। यूजुअली रेडार पर रहता नहीं है, बट आज एक ब्रोकरेज नोट था CLSA का, 1000+ के टारगेट्स इसने दिए थे। शरद जी ट्रैक करते हैं मैक्स फाइनेंशियल को सर? 1000+ के टारगेट आज CLSA ने दिए इस पर? मैं इसको ट्रैक नहीं करता। ओके, एक चार्ट पर राय दे दें जय, मैक्स फाइनेंशियल। बिल्कुल दीप, इसमें अगर देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी हमें रिकवरी देखने मिल रही है। डेफिनेटली ये एक शॉर्ट कवरिंग हमें या तो मैं कहूंगा कि एक बाउंस बैक हमें देखने मिल रहा है। जो हिसाब से दीप आज वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं और जो हिसाब का आज एक कैंडल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपसाइड में लगभग 760 तक के लेवल्स हमें इमीडिएटली देखने मिलेंगे। और दीप अगर 760 के लेवल्स निकालता है देन इट कैन गो अबाउट 800 एज वेल। 820 तक की हमें लेवल्स अप्रैल सीरीज में देखने मिलेंगे। सो इमीडिएटली 760 और वो निकालता है तो 800 के अबाउट 830 तक के लेवल्स हमें मैक्स में देखने मिल सकते हैं। लास्ट 2 दिनों से दीप जबरदस्त वॉल्यूम्स हो रहे हैं एंड बेस पर ऐसा वॉल्यूम्स होना विद अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस इन शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स दैट इंडिकेट्स के यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद तो प्रोबेबिलिटी अच्छी है। तो प्रोबेबिलिटी बाउंस बैक की अच्छी है। HDFC लिमिटेड पर तो कई कॉल्स आ गई। सुमित जी HDFC बैंक देख लें, ये भी 1500 के लेवल्स पर आ रहा है। बढ़िया मूव HDFC बैंक ने दिखाई है। दीपांशु, मैं अभी अनिल जी जब पूछ रहे थे तब मैं बोलना भूल गया, अभी मेरे दिमाग में आया है। एक मूवी का डायलॉग है, शाहरुख खान की मूवी है कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। तो ये एक डायलॉग HDFC के लिए है कि हमने HDFC को क्या छोड़ा, सब HDFC के पीछे ही पड़ गए। ऐसा डायलॉग है कोई शाहरुख खान की मूवी का? अनिल जी दिलवाले मूवी का डायलॉग है शायद, जहां तक मुझे याद है। एक मिनट जरा गूगल करिए, ऑफिशियली मैं अलाउ करता हूं सबको गूगल करने के लिए, जो भी करेगा। ऐसा तो ऐसा डायलॉग है नहीं है। एक चीज पक्की है, जो मैं बोला था सुमित जी को थोड़ा बुरा तो लग गया देखो। ये लोग तो देखो
ये लोग तो HDFC रिकमेंड करके भी भूल गए और सुमित जी को अभी तक याद है ना। तो चलिए यही तो हमारे पैनल की खासियत है, एक दूसरे के साथ जो प्यार और तकरार है उसका मजा ही अलग है। हाँ बंसल जी, चेक किया आपने? विश्वेश जी आपने कर लिया? किसने किया है? नहीं अनिल जी, मुझे तो मालूम है अनिल जी, बिल्कुल डायलॉग है, चेक करने की जरूरत नहीं अनिल जी, मालूम है डायलॉग बिल्कुल है अनिल जी। ये अच्छा है, शाहरुख खान की मूवी का नहीं है पर डायलॉग है अनिल जी। अच्छा ये विश्वेश जी बताइए, एक मिनट विश्वेश जी से पूछता हूँ। विश्वेश जी बताइए। अनिल जी, शाहरुख खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में एक बार ट्वीट शेयर किया था, अब शरीफ क्या हुए पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई, वो 2015 का ट्वीट है अनिल जी। इसके बाद में फेमस हुआ था जब कंगना रनावत ने अनिल जी कहा था कि थोड़े हम शरीफ क्या हुए, शर्मा जी आप तो मतलब समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट मैं यहाँ पे सुमित की तारीफ ये करना चाहूँगा कि शाहरुख और कंगना एक तरफ और सुमित जी एक तरफ। सुमित जी को आज जैसे कुणाल जी ने कविराज का खिताब दे दिया है, मेरे हिसाब से सुमित जी को कविराज का खिताब आप सुमित के सुपर हिट की जगह सुमित की कविताएं बनाना, ऐसा वाला बिगुल बजाइए कुछ, मुझे लगता है दैट वुड बी मोर वंडरफुल गिवन द सिचुएशन। करेक्ट। अब समझ में आया, मिल गया डायलॉग। वो है ना एक ट्विटर हैंडल है रेबीज 2.0, इनके साथ मैंने एक बार स्पेस भी किया था ट्विटर पे जी। उनका पिन ट्वीट है, अभी याद आया, क्या शर्मा जी हम थोड़े मोदी सपोर्टर क्या हुए, आप तो एंटी नेशनल हो गए। यहाँ से मुझे याद है, बराबर राइट, एग्जैक्टली। तो चलिए ये है आपके लिए। एनीवे चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर हम बंद होते दिख रहे हैं 17,338। ये है निफ्टी का लेवल, 100 अंकों की तेजी के साथ शुरुआत होती दिख रही। तो सुबह 100 अंक ऊपर दिख रहा था SGX, वो आपके लिए मजबूत हुआ हो ना हुआ हो, उतनी तगड़ी ओपनिंग हुई हो ना हुई हो, लेकिन क्लोजिंग तो वहां हो रही है। बिल्कुल। सो एटलीस्ट क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ खुलते उतना जरूरी नहीं, लेकिन कहाँ बंद होते हैं। 35,900 पर जाकर बंद हो रहा है बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट की अच्छी तेजी के साथ, और सेंसेक्स 58,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए। तो बड़ा एक्शन इस वक्त आज क्लोजिंग के वक्त बाजारों में नजर आता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए। तो बड़ा एक्शन इस वक्त आज क्लोजिंग के वक्त बाजारों में नजर आता हुआ। एक रिवर्सल वाला एक्शन जो है वो सिर्फ हीरो मोटो 7% 52 वीक लो पर ऑलमोस्ट आ गया सर। नीचे का भाव देखना मत, चक्कर आ जाएंगे। बहुत ही बुरी गिरावट इसमें। एक बार लाओ, 2217 दिख रहा है, नीचे में 2154 हुआ है। कब हुआ पता नहीं चला, सोचो। ये तो रिकवर होने के बाद ये हाल है। लगभग 60 रुपए रिकवर होने के बाद भी 160 नीचे है, और लगभग 2140 का 52 वीक लो है। तो ऑलमोस्ट 52 वीक लो इसने आज टच कर दिया। गवर्नेंस प्रीमियम कम हो रही है क्या स्टॉक में से? होगी सर, क्योंकि अगर खबरें आएंगी, अगर ये खबर आई तो इसका मतलब यही हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर आप बहुत रेस्पेक्ट से हीरो ग्रुप को देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए जब रेड वेट की खबर भी आई तो 3-4% ही गिरा, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उसे रूटीन मानकर। और कंपनी की क्लैरिफिकेशन पे तो अच्छा भी हो गया हाँ, लेकिन आज गिरने की शायद वजह है कि अगर ये खबरें आई है ANI के हवाले से, तो आई थिंक बाजार को वो शायद उतना अच्छा लगा नहीं। एनीवे चलिए ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग, और फाइनल क्लोजिंग थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे भी। तब तक आइए बढ़ते हैं आगे। ओला और ओकिनावा, ये दो ऐसे स्कूटर हैं, ई स्कूटर, जिनमें आग लगने की घटना हुई है। आग लगने की घटना से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने सेफ हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार एक्शन में है, जांच के आदेश दे दिए हैं, और सरकार जल्दी ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी को लेकर गाइडलाइंस जारी करने वाली है। वो करे तब करे, हम पहले से अलर्ट। शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में आज करेंगे बातचीत। कितने सेफ हैं ये? ईवीज में क्या R&D बढ़ाने के साथ साथ इनकी बैटरी कंपोनेंट में भी बदलाव करने की जरूरत है, जहां से आग लग रही है या आग पकड़ रही है? ईवी में आग खामी या इत्तेफाक, मतलब वाकई में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या ऐसे लग गई, इस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ होंगे सोहिंदर गिल साहब, वो हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के CEO है। MS चुग साहब होंगे, चेयरमैन है वो एपोनिक्स ईवीज के। और रोंजोई मुखर्जी साहब है, जो कि जाने माने ऑटो एक्सपर्ट हैं। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात आज की सेशन में। शाम 5 बजे मिस मत करिएगा ये शो। इसके अलावा आप में से अभी भी, आपने भी क्यों किसी को बोले, अभी भी देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए न तो इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं पुराने रिटर्न्स भरने की जो आखिरी तारीख आ रही है 31 मार्च की, जो 2 दिन बाकी है। हाँ, कब करेंगे? हम तो कर चुके भाई, अपना तो काम कंप्लीट एकदम, अपना पूरा रेडी है, पूरा रेडी एकदम रेडी। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए, इसलिए मैंने कहा आप बोला तो मैंने कहा किसी को बुरा लग जाए, हम तो करके बैठे हैं। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए
अगर अब नहीं की टैक्स प्लानिंग तो 3 दिन में निपटा लो भाई, नहीं तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो फेमस हुई थी लेक्सस। इंडिया में कोई कुछ चीजें किसी आदमी को, हर्षद मेहता ने जब लेक्सस के सामने खड़े होकर फोटो खींची, किसको याद है जरा पूछे, किसने देखी वो तस्वीर लेक्सस के सामने हर्षद मेहता की, किसको याद है? कुणाल जी, हाँ, राकेश जी, जय ठक्कर, हाँ जी कुणाल जी। अनिल जी मुझे याद है कि उस समय एक पत्रिका अनिल जी नई शुरू हुई थी, बिजनेस टुडे। यस। और बिजनेस टुडे का अनिल जी पहला एडिशन था जिस पर हर्षद मेहता की फोटो छपी थी अनिल जी। हाँ, और इस गाड़ी के सामने। हाँ, तब वो वहीं से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिला था मार्केट में आने का, जो एक नए इन्वेस्टर उस समय जो घुसे। जी सरप्राइजिंगली वागले साहब ने और शरद जी ने नहीं देखा, आप दोनों ने देखा। आप भी तो उसी जमाने के, या आप और ज्यादा पहले जमाने के हैं क्या? हाँ शरद जी। उस समय मैं उस समय सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा था। उस समय की बात 92 की बात होगी, 91 या 92 की बात होगी। मैं सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा था, और तब उस समय अगर आप फ्रंट पेज पे ऐसी फोटो देखें तो सबको इंटरेस्ट आता, अरे वाह स्टॉक मार्केट में इतने पैसे बनते हैं, ये सारी चीजें, वो भी जमाना था। चलिए, तो लेक्सस अभी भी आपकी एक चहेती कार है और है नहीं है, ये पता लगाना हो तो शाम का जिग्नेशन वाला शो जरूर देखेगा। आइए, और अब विदा लेने का वक्त है। फाइनल क्लोजिंग दे दूं एक बार आपको? क्लोजिंग दे दें। कहाँ बंद हुए, जरा इधर आइए। 17,325 17,343 का हाई बनाया है। और दीप, आज एक और इंटरेस्टिंग चीज हमने की थी, याद है आपको? जो लेवल दिया था 17,435 दिया था, राउंड फिगर दिया था। एग्जैक्टली 17,443 पे जाकर 343 पे हाई बनाया है। और बैंक निफ्टी 35,977 पर गया, 35,950 के आसपास। तो अच्छी क्लोजिंग मिली है 17,325 की, 10 पॉइंट से ही सही, लेकिन 22 मार्च के ऊपर की एक क्लोजिंग 7 दिन बाद आज आपको फिर से मिली है। ट्यूसडे अच्छा दिन साबित हो रहा है आजकल। 35,847 पर बंद हुआ है बैंक निफ्टी। आखिरी मिनटों में बढ़ा जरूर, लेकिन चूंकि एवरेज क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आई, और 350 पॉइंट की मजबूती के साथ सेंसेक्स ने कहा है थैंक यू। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आज के बाजार का। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमी जी, धन्यवाद आपका। शरद जी, विश्वेश जी, और विश्वेश जी, इस मुस्कुराहट की कोई खास वजह कि अनिल जी मुझे शो में से छोड़ रहे, जाने दे रहे, इसलिए कुछ हो रहा है आप? अनिल जी, कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं उस तरह से, तो मैं थोड़ा सा देख के हंस रहा हूँ। अच्छा, हमारे जो फेवरेट है प्रतीक सगलानी, उन्होंने एक मीमी बना के भेजा है। आप भी देखिएगा और आप भी हंसिएगा। चलिए, जो मैं हंस रहा हूँ। चलिए, बढ़िया। तो हमें अभी शो के तुरंत बाद का काम मिल चुका है। शुक्रिया आपका भी, विश्वेश जी, नितिन जी और जय ठक्कर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आइए, मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।